Hello everyone, welcome to today's video. आज हम करने वाले हैं आपका एलटी जो पेडागोजी वाला सेक्शन है उसके यूनिट 3 के टीचिंग टॉपिक को। उसमें हम एमसीक्यूज कवर करेंगे और एमसीक्यूज के माध्यम से हम इसके पूरे टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। आप डिटेल में अगर इस टॉपिक को समझना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे चैनल पे आप देखेंगे ये आपको यहाँ पर ज्वाइन बटन दिख रहा होगा। आप इस ज्वाइन बटन पे जाएंगे तो यहाँ यूकेएलटी एग्जाम का आपका एक सेक्शन बना हुआ है। इसे अगर आप ज्वाइन करते हैं मंथली बेसिस पर तो आपको कई सारे वीडियोस यहाँ पर मिल जाएंगे। इन टॉपिक्स को करने से आपका जो एलटी एकेडमिक एप्टीट्यूड वाला सेक्शन है वो काफी हद तक प्रिपेयर हो जाएगा। अगर आप एलटी की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं और स्ट्रक्चर्ड वे में कंटेंट को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पास एलटी साइंस का कोर्स है। अगर आप केवल जो पार्ट 1 है वो खरीदना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। अपना कोई स्पेसिफिक सेक्शन तैयार करना चाहते हैं, सिर्फ पेडागोजी तैयार करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अलग से यहाँ पर कोर्सेज अवेलेबल है। एसएसटी का कोर्स भी यहाँ पर अवेलेबल है और इसके लिए आपको सिर्फ अचीवर्स ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके आप वहां पर डेमो लेक्चर्स चेक कर सकते हैं। चलिए अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि टीचिंग इज अ ट्राइपोलर प्रोसेस। किसने कहा है कि शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है? जॉन एडम्स ने, जॉन डीवी ने, मॉन्टेसरी ने, सोक्रेट्स ने। इसका सही आंसर होगा आपका जॉन डीवी। ठीक है, जॉन डीवी इसका सही आंसर है। देखिए जो टीचिंग यानी शिक्षण है उसको बायपोलर प्रोसेस यानी द्विध्रुवीय प्रक्रिया भी कहा गया है और ट्राइपोलर प्रोसेस भी कहा गया है। द्विध्रुवीय प्रक्रिया यानी बायपोलर प्रोसेस की जब बात करते हैं तो यहाँ इसके दो पोल्स माने गए हैं, जिस पर एक पोल पर होता है टीचर और दूसरे पोल पर होता है स्टूडेंट। लेकिन वहीं पर जब हम ट्राइपोलर की बात करते हैं, ठीक है, यानी त्रिध्रुवीय प्रक्रिया की बात करते हैं तो इसमें यहाँ तीन पोल्स हो जाएंगे और तीन पोल्स पे आपका कौन कौन है? पहले पोल पे यहाँ पर टीचर है, दूसरे पोल पर यहाँ पे स्टूडेंट है और तीसरे पोल पर आपका होता है कंटेंट या करिकुलम। ठीक है, तो ये आपका क्या है? ट्राइपोलर प्रोसेस। किसने कहा है? आपका जॉन डीवी ने कहा है। कई जगह आपको करिकुलम कंटेंट की जगह यहाँ पर सोसाइटी भी लिखा हुआ मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जॉन डीवी जो थे वो प्रेग्मेटिज्म को फॉलो करते थे। उनके हिसाब से जो सोसाइटी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपका आसपास जो समाज होता है, ठीक है, हमें किस प्रकार का कंटेंट उस समय के माहौल के हिसाब से, प्रेग्नेटिज्म यही कहता है कि जो मेरे लिए आज उपयोगी है वही मतलब मुझे सीखना है, वो यूजफुल है, ठीक है, जो आज जिसका उपयोग हो रहा है। तो यहाँ पर सोसाइटी में जो हमारी करंट नीड्स होती है उनको सेटिस्फाई करना होता है और हमारा जो कंटेंट या करिकुलम होता है वो भी हमारी करंट डिमांड्स को देखते हुए ही होता है। ठीक है, तो कई जगह आपको यहाँ तीसरे पोल पर करिकुलम, कंटेंट या फिर सोसाइटी भी लिखा हुआ मिल जाएगा। ये आपका जॉन डीवी के अनुसार है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट टीचिंग? टीचिंग इज मॉडिफाइबल, टीचिंग इज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, टीचिंग इज साइंस एज वेल एज एन आर्ट, या टीचिंग इज इंस्ट्रक्शन। देखो यहाँ पर पूछा हुआ है नॉट ट्रू। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया है? नॉट ट्रू कौन सा है? तो यहाँ पर आप चेक करो। सबसे पहले एक एक स्टेटमेंट को लेके चलते हैं। टीचिंग इज मॉडिफाइबल, परिवर्तनीय, यानी कि हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आपने देखा होगा पहले से ही हम कहते हुए आ रहे हैं कि पहले कहते थे शिक्षक जो है जन्मजात होते हैं, इनके अंदर जो गुण होते हैं पढ़ाने के वो पहले से ही होते हैं। लेकिन आज हम क्या कहते हैं कि टीचिंग के जो स्किल्स हैं वो डेवलप किए जा सकते हैं। माइक्रो टीचिंग, सोशल सिमुलेटेड सोशल स्किल टीचिंग, ये सारे जो आपकी मेथड्स हैं जिसको आप बीएड के दौरान भी प्रैक्टिस करते हैं, उसके द्वारा आपकी जो टीचिंग है उसमें निखार लाया जा सकता है, सुधार लाया जा सकता है। तो यहाँ पर टीचिंग मॉडिफाइबल होती है, टीचिंग में चेंजेस किए जा सकते हैं बाय फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म मतलब आपने एक बार अपने जो टीचिंग है वो करी, उसके बाद आपने फीडबैक लिया, फीडबैक के बेसिस पर आप अपनी टीचिंग में चेंजेस करते हैं ताकि वो और ज्यादा इफेक्टिव हो पाए। जो गलतियां आपने करी थी वो आप ना दोहराएं और जो कमी रह गई थी उसमें आप इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो इम्प्रूवमेंट, इफेक्टिव टीचिंग, ये सब फीडबैक के बेसिस पर पॉसिबल है। यानी कि शिक्षण जो है उसमें चेंज किया जा सकता है, टीचिंग मॉडिफाइबल होती है। ठीक है, इसके अलावा आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि टीचिंग यहाँ पर जैसे क्लास में अगर कोई टीचर गया, कोई टॉपिक को उन्होंने ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखा है कि इस टीचिंग मेथड से पढ़ाया जाएगा, ये टीचिंग एड्स यूज की जाएंगी, ये सब किया जाएगा। लेकिन अगर क्लास में वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, आपको आपको लग रहा है जो टीचिंग मेथड आपने चूज किया था वो उतना सूटेबल नहीं है, अभी बच्चों को किसी और तरीके से आपको बताना पड़ेगा। टीचिंग में क्या कर सकते हैं? आप चेंजेस कर सकते हैं।
उसी समय भी चेंजेस कर सकते हैं। टीचिंग आपकी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, रिजिड नहीं होनी चाहिए। आप ऑन द स्पॉट टीचिंग में नेसेसरी चेंजेस करके आप अपनी टीचिंग को और क्या बनाएंगे, इफेक्टिव और प्रभावी बनाएंगे, ताकि बच्चों की समझ में। अल्टीमेट गोल तो ये है ना कि जो आप पढ़ा रहे हैं वो बच्चे की समझ में आना चाहिए। तो उसके लिए आपको अपनी टीचिंग में चेंजेस करने चाहिए। तो टीचिंग मॉडिफाइबल है। फिर टीचिंग फॉर्मल और इनफॉर्मल बिल्कुल होती है। फॉर्मल का मतलब क्या होता है, फॉर्मल मतलब जहां सारी चीजें जो होती हैं वो फिक्स्ड होती है। मतलब जैसे आप एग्जांपल लेके चलो, स्कूल और कॉलेज, ठीक है। स्कूल एंड कॉलेज, स्कूल एंड कॉलेज में क्या होता है आप जानते हैं, स्कूल में सारी चीजें फिक्स है। भाई एक आपके निश्चित ड्यूरेशन का स्कूल लगता है, ठीक है। आप एक बिल्डिंग में पढ़ते हैं, यूनिफॉर्म होती है। जितने भी क्लासेस होती है उन क्लासेस में बच्चों की एज फिक्स है, किस क्लास में कौन सी एज ग्रुप के बच्चे पढ़ेंगे फिक्स्ड है। फिर आपके पीरियड फिक्स होते हैं, कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, इतने इतने मिनट के पीरियड होंगे, आपके एग्जाम्स, आपके यूनिट टेस्ट कब होंगे, पूरा करिकुलम जो है अच्छे से तैयार होता है। सारी चीजें यहाँ पर क्या है, एकदम वेल डिफाइंड होती हैं, फिक्स्ड होती है, उनमें चेंजेस नहीं होते। तो स्कूल कॉलेज इसका एग्जाम्पल हो जाता है। अगर हम इनफॉर्मल की बात करें, ठीक है, इनफॉर्मल में आप देखोगे, आप अपने घर पे कुछ सीख रहे हो, अपने किसी बड़े से, अपने किसी फ्रेंड से आप कोई काम सीख रहे हो, वहां कोई निश्चित सिलेबस नहीं है, कोई क्लासेस नहीं लग रही, कहीं जाकर आपको सीखना नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई इसकी रेगुलर क्लास इस पर्टिकुलर जगह पर ही लगेगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सब क्या हो गया, इनफॉर्मल में आ गया। आप अपनी मम्मी से खाना बनाना सीख रहे हो, वो इनफॉर्मल हो गया। आप अपने बड़े भाई या बहन से साइकिल चलाना सीख रहे हो, ये सब इनफॉर्मल लर्निंग या इनफॉर्मल टीचिंग में आ गया, ठीक है। इसके बाद आता है एक और आपका नॉन फॉर्मल, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। हिंदी में भी मैं आपको बता देती हूँ। फॉर्मल को हम औपचारिक कहते हैं, इनफॉर्मल को अनौपचारिक कहते हैं, नॉन फॉर्मल को हम निरौपचारिक कहते हैं। निरौपचारिक के लिए आपका जो एग्जाम्पल आएगा वो आएगा ओपन स्कूल्स एंड ओपन यूनिवर्सिटीज, ठीक है। ओपन स्कूल्स एंड ओपन यूनिवर्सिटीज इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होता है, कुछ चीजें आपकी फिक्स्ड होती हैं, यानी कुछ चीजें फिक्स होंगी, लेकिन कुछ चीजों में क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कुछ में लचीलापन होता है। जैसे ओपन स्कूल ओपन यूनिवर्सिटीज होती है, वहां पे देखिए आपकी कोई एज फिक्स नहीं है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर आपकी एज ज्यादा भी हो चुकी है, तब भी आप क्या कर सकते हैं, किसी बीएससी या बीए या एमए वाले कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। फिर अब वहां पर आप देखेंगे कोई निश्चित क्लासेस नहीं लगती, आपके पास घर पे ही बुक्स का सेट होता है, आप उसी से पढ़ते हो, बस एग्जाम देने के लिए आपको जाना होता है। तो कोई निश्चित प्लेस नहीं है, कोई रेगुलर आपको क्लासेस अटेंड नहीं करनी। तो यहाँ कुछ चीजों में क्या है आपका, यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कुछ चीजें फिक्स होती है, भाई आपका निश्चित एग्जाम्स तो होंगे ही होंगे, ठीक है, जिसके बेसिस पे आपको सर्टिफिकेट डिग्री जो भी आपको मिलनी है वो मिलेगा। ओपन स्कूल्स या ओपन यूनिवर्सिटीज एग्जाम्पल है नॉन फॉर्मल एजुकेशन या नॉन फॉर्मल टीचिंग का। फिर टीचिंग साइंस भी है, आर्ट भी है, ये भी बिल्कुल सही है कथन। टीचिंग देखिए साइंस भी है और आर्ट भी है। साइंस क्यों है, क्योंकि यहाँ सारी चीजें बहुत सिस्टमैटिक होती है, सिस्टमैटिक है, प्रैक्टिकल है, ठीक है, कुछ भी ऐसे ही नहीं चल रहा है, सब चीजों का रीजन है। जैसा लॉजिक होता है, लॉजिकल सीक्वेंस में सब चीज चलती है, जैसे कि साइंस में होता है। आर्ट क्यों कह रहे हैं हम इसे, आर्ट क्योंकि यहाँ पर आपके बहुत सारे स्किल्स यूज हो रहे हैं। कौन से स्किल्स यूज हो रहे हैं, भाई आप टीचिंग करोगे तो कंटेंट को पूरा आप डिवाइड करोगे, प्लान करोगे, आपको लेसन प्लान किस तरीके से आपको डिलीवर करना है अपना कंटेंट क्लास में। फिर आप कैसे इवैल्यूएशन टेक्निक्स यूज करोगे, आप बहुत तरीके के मेथड्स यूज करते हो, टीचिंग एड्स यूज करते हो। तो ये सारी चीजें आपके कौशल जो है वो इसमें यूज होते हैं। तो टीचिंग जो हो गई वो आर्ट भी हो गई, कला भी है एक तरीके की, और विज्ञान भी है। टीचिंग इज इंस्ट्रक्शन, टीचिंग सिर्फ इंस्ट्रक्शन नहीं है, सिर्फ अनुदेशन नहीं है, ये मोड्स की बात हो रही है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे पूछा था कि नॉट ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है, तो नॉट ट्रू आपका डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। बाकी तीन स्टेटमेंट आपको मैंने बता दिए, ये सब सही है। अब नॉट ट्रू हम इंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, क्योंकि टीचिंग में क्या क्या आता है एक बार देख लेंगे। इंस्ट्रक्शन ये आपके मोड्स होते हैं, तो एक इंस्ट्रक्शन तो आपका एक मोड है ही, इसके अलावा आपके क्या होते हैं, कंडीशनिंग होता है, अनुबंधन, जहां आप बच्चे के रिफ्लेक्स एक्शंस को जो है ट्रेन करते हैं। फिर एक ट्रेनिंग होता है, जहां बच्चे के जो कॉन्शियस एक्शंस है उसको ट्रेन करते हैं। और एक होता है आपका इंडोक्ट्रिनेशन, जहां आप बच्चे के बिलीफ, ठीक है, इंडोक्ट्रिनेशन जो है आपका, ये आप बच्चे के बिलीफ सिस्टम को बना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देयर आर थ्री फेजेस ऑफ टीचिंग गिवन बाय पी जैक्सन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो पी जैक्सन ने आपके थ्री फेजेस ऑफ टीचिंग दिए हैं, प्री एक्टिव फेज, इंटरएक्टिव फेज, पोस्ट एक्टिव फेज, अंडर एक्टिव फेज। इसमें से पूछा कौन सा इनकरेक्ट है, तो आपका अंडर एक्टिव फेज कोई फेज नहीं है। आपके पहले के ये जो तीन दिए हुए हैं, प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव, पोस्ट एक्टिव, ये आपके तीन फेजेस हैं। चलिए अब इनको डिटेल में एक बार देख लेते हैं। तो आपका जो प्री एक्टिव फेज होता है, इसको हम प्लानिंग फेज भी कहते हैं, प्लानिंग फेज, ठीक है, योजना चरण।
यहाँ पर आप लेसन प्लान बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करते हैं। सबसे पहला होता है कि आप उद्देश्य निर्धारित करेंगे कि जो आप बच्चों को पढ़ाने वाले हैं उसका उद्देश्य क्या है। इसके अलावा मेथड चूज करते हैं, टीचिंग एड्स आप क्या यूज करेंगे वो आप देखते हैं। इवेल्युएशन टेक्निक्स भी आप यहीं पे डिसाइड कर लेते हैं कि बच्चों का इवेल्युएशन आप कैसे करेंगे, ये भी आपका यहीं पे डिसाइड हो जाता है। तो प्लानिंग है और ये यहाँ पर प्री एक्टिव फेज बेसिकली क्या है आपका योजना चरण है। फिर इंटरेक्टिव फेज जो होता है आपका, ये ड्यूरिंग टीचिंग हो गया, यानी कि अब आपकी जो क्लासरूम में टीचिंग है वो रियल टीचिंग परफॉर्म की जा रही है। यहाँ पे आप पढ़ाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे, बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, क्लासरूम में इंटरेक्शन चलेगा, ये सारी चीजें आपकी इंटरेक्टिव फेज में होती है। और तीसरा फेज है आपका पोस्ट एक्टिव फेज, ये आफ्टर टीचिंग है। अब आफ्टर टीचिंग में एक तो आपका इवैल्यूएशन होता है, यानी कि आप क्या कर रहे हो, बच्चे को इवैल्यूएट कर रहे हो कि बच्चे ने कितना सीखा। दूसरा, टीचर खुद भी अपना जो उसने टीचिंग परफॉर्म किया उसके ऊपर रिफ्लेक्शन करते हैं। रिफ्लेक्शन करते हैं मतलब वो ये देखते हैं कि उन्होंने जो अपना ये पूरा शिक्षण परफॉर्म किया, ये पूरा प्लानिंग से लेकर जो उन्होंने क्लासरूम में पढ़ाया था वो किस हद तक सफल रहा, किसी इंप्रूवमेंट की नीड तो नहीं है। तो ये एक तरीके के फीडबैक के रूप में काम करता है, बच्चों के लिए भी और टीचर्स के लिए भी। ठीक है, तो फीडबैक करना, रिजल्ट्स को एनालाइज करना, अपने ये जो आपने टीचिंग परफॉर्म की है किस हद तक आपके उद्देश्यों को प्राप्त कर पाए, ये देखना, ये आपका यहाँ पर होता है। तो इसे हम इवैल्यूएशन फेज भी कहते हैं। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, जो क्वेश्चन जो है इस पर भी बन के आ जाता है कि आपका योजना चरण कौन सा है और आपका इवैल्यूएशन फेज यानी कि मूल्यांकन चरण कौन सा है। तो ये ध्यान में रखिएगा, प्री एक्टिव फेज आपका योजना चरण है, पोस्ट एक्टिव फेज आपका इवैल्यूएशन फेज यानी कि मूल्यांकन चरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज रॉन्ग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टीचिंग। तो गुड टीचिंग डायग्नोस्टिक और रेमेडियल होती है, ये बिल्कुल सही है। रॉन्ग पूछा है, हाँ ठीक है। तो देखो, गुड टीचिंग निदानात्मक और उपचारात्मक होगी। आप क्या करेंगे, पढ़ाने के बाद आप जो एफए वगैरह लेते हैं ना, फॉर्मेटिव असेसमेंट, उसका नेचर कैसा होता है, डायग्नोस्टिक होता है। आप ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे को समझ में आया या नहीं आया, कहीं पे दिक्कत आ रही है तो क्या दिक्कत आई है, आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है और इसके बाद रेमेडियल टीचिंग यानी उपचारात्मक शिक्षण देना है। तो ये तो अच्छे शिक्षण की पहचान हुई, बहुत अच्छा है कि टीचर पहचाने कि बच्चों को कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। गुड टीचिंग इज ऑटोक्रेटिक, यही आपका गलत है, पर औरों को भी देख लेते हैं। गुड टीचिंग कोऑपरेटिव होती है, बिल्कुल आप सहयोग लेंगे, अच्छी शिक्षण होगा तो टीचर जो है सहयोग लेता है। चाहे वो टीचिंग एड्स हो, चाहे वो अन्य टीचर्स का समर्थन हो, बच्चों को पार्टिसिपेट करवाएंगे अपनी टीचिंग में। फिर गुड टीचिंग इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग, जो भी बच्चों को आप सिखा रहे हैं उसको पूरी तरह से संगठित करना। देखिए, बच्चे को कोई भी चीज सिखाई जाती है उसके बाद उसका एक ऑर्गेनाइजेशन, बच्चे के दिमाग में चीज आनी चाहिए, अच्छे से अंडरस्टैंड होनी करनी चाहिए। तो ये भी इसका लक्षण है अच्छी टीचिंग का, तो ये सब सही है। अब ये जो ऑटोक्रेटिक की बात है, हमारी जो टीचिंग होती है वो तीन टाइप की होती है। पहला है आपका ऑटोक्रेटिक, ठीक है, जहां पर क्या होता है, टीचर ही सब कुछ है, ये टीचर सेंटर होती है। ठीक है, टीचर ही सब कुछ है, बच्चों को यहाँ पर क्वेश्चन पूछने का अधिकार नहीं है, बच्चे जो है यहाँ पर टीचर से सवाल जवाब नहीं कर सकते। दूसरा होता है आपका, ठीक है, पहला हो गया ऑटोक्रेटिक, दूसरा होता है आपका डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट का जो रिलेशनशिप है वो यहाँ पर सेंटर में है, केंद्र में है, यानी कि टीचर्स भी यहाँ पर बात कर रहे हैं और स्टूडेंट्स भी यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो टीचर और स्टूडेंट दोनों को महत्व दिया जाता है। तीसरा है आपका लेजिस फेयर, ठीक है, लेजिस फेयर। लेजिस फेयर टीचिंग जो होती है आपकी, इसे मुक्त्यात्मक कहते हैं। ये पूरी तरीके से स्टूडेंट सेंट्रिक है, ठीक है, स्टूडेंट सेंट्रिक होने की वजह से यहाँ पर बच्चे को ज्यादा महत्व दिया गया। अब ये अच्छा तो है, लेकिन शिक्षक की भूमिका जो है यहाँ सिर्फ गाइड की है। सारी चीजें जो है, ऐसा नहीं किया जा सकता कि आप स्टूडेंट को फुल फ्रीडम दे दे, बिल्कुल भी उसके ऊपर किसी प्रकार का अंकुश ना लगाएं। जब सिर्फ उसको गाइडेंस की जरूरत है तब वो आपसे जब पूछ रहा है तब आप सिर्फ बताएं। तो यहाँ पर क्या होता है कि सारी चीजें आप उसको इस तरीके से नहीं पढ़ा सकते। इसीलिए बेस्ट टीचिंग क्या मानी जाती है, बेस्ट आपकी मानी जाती है डेमोक्रेटिक टीचिंग। ऑटोक्रेटिक टीचिंग वर्स्ट मानी जाती है, ऑटोक्रेटिक को आप वर्स्ट कहते हो, सबसे खराब टीचिंग होती है टीचर सेंट्रिक। ठीक है, तो यहाँ पर जो गुड टीचिंग इज ऑटोक्रेटिक, ये आपका जो सेंटेंस है वो रॉन्ग है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग पूछा है, कौन सा आपका शिक्षण का उच्चतम स्तर है, तो ये है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल। एक बार चेक करेंगे। देखो, मेमोरी लेवल मतलब होता है आप बच्चे को सारी चीजें क्या कर रहे हो, रटवा रहे हो। आप क्या कर रहे हो, बच्चा सब चीज रट रहा है। यहाँ पर आपका फोकस होता है रिकॉल एंड रिकॉग्निशन, बच्चा चीज को पहचान ले, अपने दिमाग में सारी चीजें उसके मतलब स्मरण शक्ति के ऊपर ज्यादा वो होता है। ये आपका कौन सा है, स्मृति
स्तर है आपका, यहाँ पर बच्चे को हर चीज रटनी है, अपनी स्मृति के आधार पे आंसर करना है। तो टीचर सेंट्रिक मेथड है, स्टूडेंट तो सिर्फ मेमोराइज करता है और सबसे बेसिक लेवल पे ये शुरू किया जाता है छोटी कक्षाओं में। नर्सरी में सिखाते हैं ना, ए फॉर एप्पल, बच्चे के बस दोहरा दोहरा कर ड्रिल और प्रैक्टिस करवा कर उसको सब रटवा दिया जाता है। फिर अगर बच्चे थोड़े बड़े होते हैं, बट थोड़ी सी बड़ी क्लासेस में बच्चों को अंडरस्टैंडिंग लेवल की टीचिंग करवाई जाती है, यानी कि यहाँ पर बच्चों को कॉन्सेप्ट समझाया जाता है। फोकस होता है यहाँ कॉम्प्रिहेंशन यानी समझ के ऊपर। किसके ऊपर? समझ के ऊपर। तो ये आपका कौन सा लेवल है? अंडरस्टैंडिंग लेवल। हिंदी में इसे कहते हैं बोध स्तर या समझ स्तर। फिर यहाँ पर क्या चलेगा? इंटरेक्शन एक्सप्लेनेशन। टीचर कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन भी करेगी, अच्छे से बच्चों को समझाएंगी ताकि बच्चे जो है कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से समझ जाए। ये थोड़ा हायर लेवल ऑफ लर्निंग है, यानी पहले जब आपका स्मृति स्तर का शिक्षण पूरा हो जाएगा तब आप इस पर बढ़ेंगे। जब तक ये पूरा नहीं होगा तब आप इस पे नहीं बढ़ सकते। फिर आपका आता है तीसरा रिफ्लेक्टिव लेवल, जो कि हाईएस्ट लेवल है। हाईएस्ट लेवल यहाँ पर बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, चीजों के बारे में सोचना, समझना, एनालाइज कर पाना, ठीक है, इवेल्युएट कर पाना, ये सारी जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स होते हैं वो यहाँ पर डेवलप होते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, अपनी जो ज्ञान जो समझ है उसको अप्लाई कर पाना रियल लाइफ में, वो आपका क्या है? रिफ्लेक्टिव लेवल में आता है। ये हायर क्लासेस में यूज होता है। और यहाँ पर भी यही रहेगा, एक बार आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल का शिक्षण पूरा होगा तब आप रिफ्लेक्टिव लेवल पे पढ़ोगे। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? चिंतन स्तर। ठीक है, चिंतन स्तर इसको कहा जाता है। तो हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग कौन सा है? रिफ्लेक्टिव लेवल। तो हमारा क्वेश्चन भी जो हाईएस्ट लेवल पूछा था रिफ्लेक्टिव लेवल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जनरल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग लर्निंग। तो आपके जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है इसके बहुत सारे सिद्धांत होते हैं, कुछ जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ आपके साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स होते हैं, यानी सामान्य सिद्धांत और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। जैसे कि आपका लोच का सिद्धांत होता है, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी कि आपकी टीचिंग फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग होता है कि आपको पूरा प्लान्ड वे में पहले सब तैयार कर लेना चाहिए कि आप बच्चों को किस तरह पढ़ाने वाले हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा कौन सा यहाँ पर प्रिंसिपल नहीं है, तो पहला देखेंगे कोरिलेशन विद रियल लाइफ। बिल्कुल सही। आपको जो भी पढ़ाना है बच्चे को वो उसके रियल लाइफ यानी कि उसके वास्तविक जीवन से जोड़कर पढ़ाना चाहिए। ये नहीं कि क्लास में बच्चा जो सीख रहा है और रियल लाइफ में जो चीजें देख रहा है उसमें कोई रिलेशन ही नहीं है, तो फिर उसका फायदा क्या हुआ सीखने का? तो क्लास में जो भी वो सीख रहा है वो रियल लाइफ में अप्लाई कर सके। फिर है आपका प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। आपकी कक्षा में अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग उनकी क्षमताएं होती हैं, उनकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, हर तरह से वो भिन्न होते हैं, उनके सीखने का तरीका। तो यहाँ पर हमें उन सभी चीजों का ध्यान रखना होता है कि हमारी कक्षा में किस किस प्रकार के बच्चे हैं ताकि हम अपनी टीचिंग को उसी हिसाब से ढाल पाए। फिर है आपका प्रिंसिपल ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस। पहले आप बच्चे के पूर्व ज्ञान का, पूर्व अनुभवों का जो है एक अंदाजा ले लीजिए और उसी को बेस बनाकर, उसी को आधार बनाकर आप नई शिक्षा जो है या नया जो भी ज्ञान आप दे रहे हैं वो आप उससे जोड़कर बच्चे को पढ़ाएंगे। पहले से बच्चा जितना जानता है उसको बेस बनाइए, फिर आप बच्चे को नई चीज सिखाइए। प्रिंसिपल ऑफ इनएक्टिवनेस, ठीक है, निष्क्रियता का सिद्धांत। ये नहीं है, ये कोई प्रिंसिपल नहीं है, बल्कि प्रिंसिपल ऑफ एक्टिवनेस होता है कि बच्चे को आपको क्या करना है? सक्रिय रखना है। निष्क्रिय नहीं रखना है कि बच्चा सिर्फ सुनता रहे कक्षा में, आपको उसे सक्रिय रखना है, पार्टिसिपेट करे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिम ऑफ टीचिंग इज बेस्ड ऑन गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। अब मैक्सिम यानी कि जो आपके शिक्षण के सूत्र होते हैं, ठीक है, सिद्धांत नहीं, सूत्र होते हैं ये आपके। तो ये क्या है? आपके मैक्सिम्स होते हैं रूल्स। रूल्स है जो आपको पढ़ाते वक्त फॉलो करने चाहिए जिससे कि आपकी टीचिंग बहुत ज्यादा इफेक्टिव और प्रभावशाली हो पाए। तो यहाँ पर कौन कौन से रूल आपके मैक्सिम्स है? मैक्सिम सारे ही हैं, लेकिन आपसे पूछा गया है ऐसा कौन सा मैक्सिम है जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी पर बेस्ड है। तो यहाँ पर आप पहले मैक्सिम देख लीजिए, फ्रॉम नोन टू अननोन, यानी ज्ञात से अज्ञात। बच्चा पहले से जो जानता है उसको आधार बनाकर आप उसे नया ज्ञान दीजिए, अज्ञात चीज तक लेके जाइए। जैसे बच्चा ए फॉर एप्पल सिखाते हो ना, ए तो बच्चे के लिए नया है लेकिन बच्चे ने एप्पल तो देखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर बच्चे ने एप्पल देखा हुआ है, तो इसीलिए आप ए को एप्पल से जोड़कर पढ़ा रहे कि ए फॉर एप्पल, ताकि बच्चा उसे कनेक्ट कर पाए। नोन से अननोन पे जा रहे हैं। फिर कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, पहले मूर्त यानी कि ठोस चीज सिखाइए, उसके बाद बच्चे का जब कॉग्निटिव लेवल बढ़ेगा तब आप एब्स्ट्रैक्ट चीज पर उसे लेकर जाएंगे। जैसे छोटे बच्चे जो है कैलकुलेशंस क्या करते हैं? फिंगर्स पे करते हैं या डंडे खींचकर जो है वो अपनी कैलकुलेशंस करते हैं। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होती है? जब आप थोड़ी हायर क्लास बच्चा जब और सारा मेच्योर हो जाता है तो वो बहुत सारी कैलकुलेशंस अपने दिमाग में ही कर सकता है। तो पहले कॉन्क्रीट फिर एब्स्ट्रैक्ट। ऐसे ही पर्टिकुलर टू जनरल, ठीक है, पर्टिकुलर टू जनरल मतलब पहले आप बच्चे को एग्जाम्पल से रूल की तरफ लेके जाइए। पहले आप बच्चे को, जैसे नाउन सिखाना है आपको, तो पहले आप बच्चों को बताएंगे कि
राम एक नाम है, गंगा एक रिवर का नाम है, ताजमहल एक मॉन्यूमेंट का नाम है। और ये सारे जो नाम किसी जगह को, किसी व्यक्ति को, किसी नदी को, किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये सब क्या है, नाउन कहलाते हैं या संज्ञा कहलाते हैं। तो आप पर्टिकुलर से फिर आप जनरल पे गए, आपने पहले एग्जाम्पल दिए, उसके बाद आपने बच्चे को रूल बताया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर टू जनरल। और फिर है आपका होल टू पार्ट। होल टू पार्ट मतलब पहले आप बच्चे को संपूर्ण के बारे में बताइए और फिर आप भाग के बारे में बताइए। अगर पेड़ का कॉन्सेप्ट समझाना है तो पहले उसे पेड़ दिखाओ, उसे बताओ पेड़ क्या है, फिर इसके बाद इसकी जो ब्रांचेस हैं, इसके जो आपके फल हैं, लीव्स हैं, उसका जो ट्रंक यानी कि तना है, जड़ें हैं, उसके बारे में बाद में बताएंगे। तो होल टू पार्ट यानी कि पहले संपूर्ण के बारे में बताओ, फिर उसके भागों के बारे में बताओ। यही आपका गेस्टाल्ट साइकोलॉजी पर बेस्ड है। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी ये मानती है कि द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स, यानी कि जो संपूर्ण होता है वो अपने भागों के जोड़ से भी कुछ अधिक होता है। सिर्फ हम टहनी पत्ती जड़ वगैरह ये सब को जोड़ दे तो बस पेड़ नहीं बन जाएगा, वो उससे कहीं ज्यादा अधिक चीज है। ठीक है, तो ये जो है आपका कहाँ से आया है, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी से आया है। एक मैगजिम है जिसको हम टीचिंग में भी फॉलो करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट वेरिएबल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, स्टूडेंट, टीचर, एनवायरमेंट एंड कंटेंट। तो यहाँ पर देखो वेरिएबल्स, आपके जो टीचिंग होती है उसमें तीन तरीके के वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, तीन वेरिएबल्स होते हैं, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट एंड इंटरमीडिएट। तो जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है यानी कि आश्रित चर, ठीक है, हिंदी में इसे कहते हैं आश्रित चर, ये कौन होता है, ये होता है स्टूडेंट। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा, स्टूडेंट, क्योंकि वो किस पर आश्रित है, टीचर पर आश्रित है, अपने ज्ञान के लिए, अपनी समझ के लिए। टीचर क्या होता है यहाँ पर, ये होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, स्वतंत्र चर। स्वतंत्र चर है क्योंकि टीचर ही डिसाइड करेगा बच्चे को क्या और कितना सिखाना है। एनवायरमेंट और कंटेंट आपके इंटरमीडिएरी वेरिएबल्स हो जाते हैं। इसका मतलब होता है कि टीचिंग को प्रभावित करते ये वो चर है, जैसे एनवायरनमेंट, कंटेंट, टीचिंग मेथड्स, आपके टीचिंग एड, ये सब जो है आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को प्रभावित करते हैं। ये सब आपके इंटरमीडिएरी वेरिएबल्स हो जाते हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। Students are more active in evaluative functions. Diagnostic functions are only performed by the teacher. Prescriptive functions are only performed by the teacher with the cooperation of students. The evaluative functions include evaluation of diagnostic and prescriptive functions. अब देखो ये यहाँ पे से आया है कि आपका जो टीचिंग होती है उसमें तीन आपके वेरिएबल्स होते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल होता है आपका स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि वो किस पर निर्भर कर रहा है, टीचर पर निर्भर कर रहा है ज्ञान के लिए। इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है आपका, इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है टीचर। तीसरा होता है आपके इंटरमीडिएरी। अब इन सभी वेरिएबल्स के अपने कुछ फंक्शंस भी होते हैं। तो तीन प्रकार के फंक्शंस होते हैं, प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शंस, डायग्नोस्टिक फंक्शंस एंड यहाँ पर क्या होते हैं, इवैल्यूएटिव फंक्शंस। तो सबसे पहले होते हैं आपके डायग्नोस्टिक फंक्शंस। डायग्नोस्टिक फंक्शन मतलब निदानात्मक कार्य। मतलब आप क्या कर रहे हो, डायग्नोस, ये आपका पहले होगा, टीचिंग से पहले जब आप क्या करते हो, आप बच्चे का जो स्तर है वो डायग्नोस करने की कोशिश कर रहे हो कि बच्चे का लेवल क्या है, आप उसे क्या सिखाओगे, कैसे सिखाओगे, ये चीजें जो है टीचर करता है। यहाँ पर टीचर ज्यादा एक्टिव होता है। हालांकि स्टूडेंट भी डायग्नोस्टिक फंक्शंस परफॉर्म करता है, वो ये देखने की कोशिश करता है कि वो जिस नई कक्षा में आया है वहां के टीचर्स के साथ उसका रिलेशनशिप कैसे बैठ रहा है, कौन सा सब्जेक्ट उसे समझ में आ रहा है, कौन सी चीज कैसे अंडरस्टैंड कर पा रहा है वो। लेकिन ज्यादा यहाँ पर रोल किसका होता है, टीचर का होता है। फिर होते हैं दूसरे आपके प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शंस, ठीक है, निर्देशात्मक कार्य। प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शंस जो होते हैं आपके, जहां पर टीचर जो है असली टीचिंग परफॉर्म करती है। वो देखेगी कि बच्चे का स्तर क्या हो गया, अब उसने डायग्नोस्ट कर लिया है, इसके हिसाब से वो बच्चों को क्या बता रही है, सब चीजें सिखा रही है, बता रही है, बीच बीच में उनसे क्वेश्चन करके, फिर से एनालाइज करके कि बच्चों को कितना समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, फिर से उसके लिए चीजों को चेंज करके, मेथड्स को चेंज करके फिर से समझाने की कोशिश कर रही है। तो ये प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शन है। यहाँ पर बच्चे का भी सपोर्ट चाहिए होता है, बच्चे इन्वॉल्व होंगे टीचर के साथ टीचिंग में, तभी जो है टीचर भी अपनी टीचिंग को फॉरवर्ड ले जा पाएंगे। और तीसरे होते हैं इवैल्यूएटिव फंक्शंस। इवैल्यूएटिव फंक्शंस में आपके स्टूडेंट ज्यादा एक्टिव होते हैं। हालांकि टीचर भी इवैल्यूएट करती है अपने आप को। जब मैंने आपको अभी फेजेस में भी बताया था कि इवैल्यूएटिव स्टेज जो होती है आपकी, इवैल्यूएटिव फेज, उसमें बच्चों का इवैल्यूएशन तो होता ही है, टीचर भी रिफ्लेक्ट बैक करती हैं कि उनकी टीचिंग कितनी सफल रही। ठीक है, तो इवैल्यूएटिव फंक्शंस में आपका क्या रहता है, यहाँ पर बच्चा तो एक्टिव है ही ज्यादा। यहाँ पर बच्चा जो है अब बताएगा कि उसने टीचिंग के दौरान पूरा क्या सीखा। ठीक है, तो वो अब उसका इवैल्यूएशन हो रहा है कि बच्चे को कितना समझ में आया। साथ ही साथ टीचर का भी इवैल्यूएशन हो रहा है यहाँ पर कि उनका जो पूरा प्रोसेस था ये कितना सही रहा। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया कि स्टूडेंट्स आर मोर एक्टिव इन इवैल्यूएटिव फंक्शंस, तो ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। डायग्नोस्टिक फंक्शंस आर ओनली परफॉर्म बाय टीचर। अब स्टूडेंट भी होता है लेकिन और भी हम देख लेते हैं पहले स्टेटमेंट। प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शंस आर ओनली परफॉर्म बाय टीचर विद द कोऑपरेशन ऑफ स्टूडेंट, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है बिल्कुल।
इवैल्यूएटिव फंक्शंस इंक्लूड इवैल्यूएशन ऑफ डायग्नोस्टिक एंड प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शंस। ये भी बिल्कुल सही है। इवैल्यूएशन प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं, ऊपर हमारा प्रोसेस कितना सही रहा है इसका भी इवैल्यूएशन हो रहा है। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन ही जो है आपका ये इनकरेक्ट है। डायग्नोस्टिक फंक्शन सिर्फ टीचर परफॉर्म नहीं करता, यहाँ पर ये आपका स्टूडेंट भी इन्वॉल्व इसमें होता है। टीचिंग प्रिंसिपल्स इंक्लूड टीचर्स बिहेवियर, स्टूडेंट बिहेवियर, इम्पैक्ट ऑफ टीचिंग, ऑल ऑफ द अबव। तो जो आपके शिक्षण के सिद्धांत होते हैं वो ये सारी चीजें इंक्लूड करते हैं, वो सभी को जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर टच करते हैं। टीचर बिहेवियर को भी, स्टूडेंट बिहेवियर को भी, टीचर का ओवरऑल इम्पैक्ट क्या आएगा, तो सही आंसर आपका क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टेक्निक्स और हायर लर्निंग। आज हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे आपके टीचिंग मेथड, टीचिंग एड, ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड होंगे। तो यहाँ पर आप चेक कीजिए, सेमिनार टेक्निक, ट्यूटोरियल टेक्निक, सिंपोजियम टेक्निक, कॉन्फ्रेंस टेक्निक। तो ये टेक्निक्स जो है आपकी हायर लर्निंग के लिए इसमें से कौन सी यूज नहीं होती, ये पूछा गया है। तो देखो यहाँ पर ये जो सेमिनार है, सिंपोजियम है, कॉन्फ्रेंस है, इनमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता। बेसिकली यहाँ पर आपको टॉपिक्स दिए जाते हैं, उसके ऊपर डिटेल डिस्कशंस होते हैं। जब कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स वगैरह अटेंड करते हैं, आपने कभी अटेंड किए हों अगर, तो यहाँ पर क्या होता है, किसी एक थीम को लेकर उसके ऊपर डिस्कशंस होते हैं और काफी हायर लर्निंग होती है यहाँ पर, ठीक है। ट्यूटोरियल विधि जो है ये आपकी हायर लर्निंग में यूज नहीं होती। इस विधि को हम आपकी छोटी क्लासेस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ट्यूटोरियल टेक्निक ज्यादातर तब यूज की जाती है जब आपको इंडिविजुअली अटेंशन देना होता है। तो आप क्या करते हो, क्लासरूम को छोटे छोटे ग्रुप्स में आप डिवाइड कर देते हो, एबिलिटी ग्रुपिंग करते हैं। क्या करते हैं हम, एबिलिटी ग्रुपिंग, यानी एबिलिटी के अनुसार हम क्या करेंगे, ग्रुप्स बना देंगे। और इससे क्या होता है, टीचर के लिए बेनिफिट ये रहता है कि जैसे अगर आपने कुछ अच्छे स्टूडेंट्स का आपने एक वो बना दिया है, ग्रुप बना दिया है, तो उस पर आपको कम ही अटेंशन देना है। आपने थोड़ा बहुत वहां पे क्वेश्चन वगैरह बच्चों को दिया, आप उन्हें छोड़ के आ सकते हैं कि वो अपने आप से डिस्कस कर ले। लेकिन अगर कोई वीक स्टूडेंट्स का आपने ग्रुप बनाया, आप उनको ज्यादा वहां पर क्या कर सकते हैं, टाइम दे सकते हैं, ताकि इंडिविजुअल अटेंशन दे। पूरी क्लास होगी, बहुत सारे बच्चे होंगे, तो वहां पर कई बार ऐसा होता है कि वीक स्टूडेंट के ऊपर उतना ध्यान नहीं जा पाता। लेकिन ट्यूटोरियल टेक्निक में आप इंडिविजुअल अटेंशन दे सकते हैं अगर आपके पास वीक स्टूडेंट भी है तो, ठीक है। तो ट्यूटोरियल टेक्निक जो है वो हायर लर्निंग की नहीं है, एक तरीके से इंडिविजुअल जो अटेंशन देने की टेक्निक है, जहां पर आप एक वीक स्टूडेंट की को ज्यादा आप टाइम देकर, ज्यादा इंडिविजुअल अटेंशन देकर उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, विच इज द लोएस्ट एक्सपीरियंस इन एडगर डेल्स कोन ऑफ एक्सपीरियंस फॉर टीचिंग लर्निंग। तो एडगर डेल ने अपना एक कोन ऑफ एक्सपीरियंस दिया था। कोन ऑफ एक्सपीरियंस जो है इसके अकॉर्डिंग इन्होंने जितनी भी टीचिंग एड्स एक्टिविटीज हम अपने टीचिंग लर्निंग में यूज करते हैं, उसको उन्होंने कोन के शेप में अरेंज किया था कि किससे सबसे ज्यादा मतलब बेनिफिट होगा स्टूडेंट्स को। और स्टूडेंट जो है, जहां तक एडगर डेल का मानना था कि जब रियल डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं तब बच्चों को ज्यादा समझ में आता है, क्योंकि उनके ज्यादा सेंसेस एक्टिव होते हैं। तो इसके बेसिस पर उन्होंने ये कोन ऑफ एक्सपीरियंस दिया था। एक बार हम चेक करते हैं, ये है आपका एडगर डेल का कोन ऑफ एक्सपीरियंस, इंग्लिश हिंदी दोनों में दिया हुआ है। अब आप देखो यहाँ पर इन्होंने जिस तरीके से यहाँ कोन को यहाँ पर लगाया है, यहाँ पर डिग्री ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है, यानी सबसे टॉप पर सबसे एब्स्ट्रैक्ट चीज रखी है और सबसे नीचे यहाँ पर सबसे कॉन्क्रीट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है जिसको बहुत ज्यादा बच्चे को इमेजिन करके समझना पड़ेगा, ठीक है, उसको अपने दिमाग में जो है उस चीज का अमूर्त रूप से चिंतन करके उसे समझना पड़ेगा। और यहाँ पर हम कॉन्क्रीट में देखेंगे तो ये डायरेक्ट एक्सपीरियंस है, जहां बच्चे को जो है जितनी चीज ठोस रूप में उसके सामने अवेलेबल होती है, जितना प्रैक्टिकली आप बच्चे को उस चीज के साथ रिलेट करवा पाओगे, उतना ज्यादा बच्चा उस चीज को समझ पाएगा। अब देखो यहाँ टॉप पे सबसे पहले क्या है, सबसे पहले टेक्स्ट, मतलब आपने यहाँ पर टेक्स्ट या वर्बल सिंबल, यहाँ पे ट्री लिखा। अब ट्री वर्ड को देख कर ही बस बच्चे के दिमाग में आना चाहिए ट्री किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल ही एब्स्ट्रैक्ट चीज हो गई। फिर इसके बाद आप ट्री की अगर पिक्चर दिखा दोगे यहाँ पर, ठीक है, एक ड्राइंग जैसी आपने बोर्ड पर बना दी, तो बच्चे को और ज्यादा समझ में आएगा। ऐसे ही अगर आपने क्या किया, उसको कोई फोटो दिखा दी, यानी रियल फोटो दिखा दी, यहाँ आपने ड्राइंग बनाई थी, आपने कोई रियल फोटो दिखा दी, तो बच्चे को और भी ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा। ऐसे कर करके हम क्या कर रहे हैं, नीचे की ओर बढ़ रहे हैं कि बच्चे को और ज्यादा कैसे समझ में आ सकता है। ज्यादा नीचे की तरफ जब हम आ रहे हैं तो ज्यादा सेंसेस एक्टिव हो रहे हैं, ठीक है। तो टेक्स्ट से, फिर विजुअल सिंबल्स या पिक्चर्स से और ज्यादा समझ में आएगा टेक्स्ट के कंपैरिजन में। फिर फोटोज से ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। मोशन पिक्चर्स होंगी अगर चलती हुई एनिमेटेड, अगर उसे कुछ दिखा दो और भी ज्यादा। एग्जीबिशन में लेके जाओगे, फील्ड ट्रिप्स में, डेमोन्स्ट्रेशन, अगर जो चीज जो है आप रियल में उसे नहीं भी दिखा सकते, उसका एक नाटकीय रूपांतर दिखा दोगे, ड्रामेटाइज एक्सपीरियंस, तो उससे और समझ में आएगा। कॉन्ट्राइड में भी ऐसे ही है आपका। फिर लास्ट में है आपका रियल डायरेक्ट एक्सपीरियंस। अगर आपने बच्चे को रियल डायरेक्ट एक्सपीरियंस करवा दिया है तो वहां से बच्चे को ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, क्योंकि बच्चे के ज्यादा से ज्यादा सेंसेस एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ देखिए टॉप पर एक चीज और, यहाँ पर सिर्फ इंफॉर्मेशन मिल रही है, जबकि हम नीचे जैसे जैसे आते जा रहे हैं मोटर स्किल्स और एटीट्यूड बच्चे के डेवलप हो रहे हैं।
अब यहाँ पर पूछा गया है लोएस्ट एक्सपीरियंस कौन सा है, कॉन्ट्राइव्ड एक्सपीरियंस, ड्रामेटिक एक्सपीरियंस, वर्बल सिंबल्स या फिर मोशन पिक्चर्स। अब ऐसा नहीं है कि आपको ये पूरा याद करना है, देखो आपको ऑप्शंस ऐसे ही दिए होंगे जो इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो आप यहाँ पर देखो, कॉन्ट्राइड और ड्रामेटिक मतलब यहाँ पर क्या हुआ, कोई ऐसी चीज जिसमें आप बच्चे को डायरेक्टली तो नहीं दिखा सकते, लेकिन आपने उसका एक नाट्य रूपांतर दिखाया, तो यहाँ काफी सेंसेस एक्टिव है बच्चे के। वर्बल सिंबल्स में देखो, यहाँ सिर्फ यहाँ पर टेक्स्ट लिखा होगा, मौखिक प्रतीक की बात कर रहे हैं हम, मौखिक भी नहीं, शाब्दिक प्रतीक की बात कर रहे हैं, जो मैंने जैसे आपको ट्री बताया था, ठीक है, ट्री। तो ट्री लिख के ही बस बच्चे को ट्री वर्ड से समझ में आना चाहिए, तो ये क्या है, वर्बल सिंबल सबसे लोएस्ट एक्सपीरियंस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू डेवलप हायर ऑर्डर कॉग्निटिव स्किल्स। बच्चे के अगर हायर ऑर्डर कॉग्निटिव स्किल्स आपको विकसित करने हैं, संज्ञानात्मक कौशल, कौन सा ज्यादा बेटर रहेगा। जो आपके टीचिंग मेथड्स पे क्वेश्चन आते हैं ना, वो दो तीन तरीके से आते हैं। एक तो आपसे पूछ लिया जाएगा कौन से मेथड में सबसे ज्यादा सेंसिटिव एक्टिव होते हैं। फिर दूसरा आपसे पूछा जा सकता है किसी पर्टिकुलर मेथड के प्रोपोनेंट कौन है, किसने वो मेथड दिया है। तीसरा, किसमें बच्चे के हायर कॉग्निटिव स्किल्स डेवलप हो रहे हैं, किसमें सिर्फ उसका रटना हो रहा है, किसमें उसकी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग हो रही है, किसमें बच्चा ज्यादा एक्टिव है। इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अब यहाँ पर पूछा है कि हायर ऑर्डर कॉग्निटिव स्किल्स किसमें डेवलप हो रहे हैं, रोल प्ले में, लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन में, डिस्कशन सेशन में, लेक्चर मेथड में। तो यहाँ आपको देखना है हायर ऑर्डर कॉग्निटिव स्किल्स तब डेवलप होंगे जब बच्चे के ज्यादा सेंसेस यहाँ पर एक्टिव है, बच्चे को ज्यादा चीजें समझ में आ रही है। तो ये किसमें होगा आपका, ये है आपका रोल प्ले में। रोल प्ले में सबसे ज्यादा सेंसेस बच्चे के एक्टिव होंगे, बच्चा इन्वॉल्व है। बच्चे को जब डायलॉग बोलना है तो सामने वाले की बात सुननी भी है, कब उसका डायलॉग खत्म हो रहा है तब मैं अपना डायलॉग बोलूँ, यानी कि बच्चे को क्या करना है, प्रेजेंट रहना है, एक्टिव रहना है, अटेंटिव रहना है। तभी बच्चा जो है इस रोल प्ले में अच्छे से कर पाएगा अपने पार्ट को। तो रोल प्ले जो है यहाँ पर हायर ऑर्डर कॉग्निटिव स्किल्स डेवलप करने के लिए काफी अच्छा है, जो आपके अभी मेथड्स दिए गए, ठीक है, इसमें से। नो, क्वेश्चन 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डेमोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटेजी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रोजेक्ट, डिस्कवरी या डेमोन्स्ट्रेशन। तो इसमें से आपकी डेमोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटेजी कौन सी नहीं है, पूछा है। डेमोक्रेटिक का मतलब है जहां पर बच्चे भी आपके ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में जो है बच्चे इन्वॉल्व होंगे, बिल्कुल स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट में भी होंगे, डिस्कवरी में भी होंगे। डेमोन्स्ट्रेशन, देखो डेमोन्स्ट्रेशन में सेंसेस तो ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं बच्चे के, लेकिन डेमोन्स्ट्रेट कौन करता है, टीचर करता है। ठीक है, कभी कभी ऐसी एक्टिविटीज होती है जो आप बच्चे को डायरेक्टली, अगर वो एसिड्स बेसिस या फिर आप कुछ इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो खतरनाक हो सकते हैं, वो डायरेक्टली हैंड ओवर नहीं करते हो, तो टीचर ही खुद वो परफॉर्म करके दिखा देती है और बच्चे ऑब्जर्व करते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेशन में टीचर ज्यादा एक्टिव है और बच्चे केवल मतलब ऑब्जर्व कर रहे हैं वहां पर, ठीक है, विजुअली हालांकि देख रहे हैं, उनके सेंसेस तो एक्टिव है, लेकिन यहाँ पर क्या है, टीचर ज्यादा एक्टिव है। तो डेमोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटेजी में यहाँ इससे ज्यादा, डेमोन्स्ट्रेशन से ज्यादा डिस्कवरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग और प्रोजेक्ट में जो है बच्चों का ज्यादा पार्टिसिपेशन है, इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे इन मेथड्स में से डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में डेमोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटेजी हमें कम दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, मैच करना है आपको, आपके पास विजुअल एड्स, ऑडियो विजुअल एड, प्रोजेक्टेड एड आपकी एक लिस्ट दी हुई है और एक तरफ आपको उसके एग्जांपल्स दिए हैं। तो यहाँ पर देखो ग्रामोफोन, ग्रामोफोन क्या होता है आपका, ये एक ऑडियो एड है, ठीक है, ये एक ऑडियो एड है। ओएचपी जो है आपका एक विजुअल एड है। फ्लैनल बोर्ड या टेक्स्ट बुक जो है वो क्या हो गई आपकी, अच्छा ये भी आपकी एक विजुअल एड हो गई। तो इसका मतलब ओएचपी आपका विजुअल एड से हम नहीं जोड़ेंगे, ओएचपी विजुअल एड है, लेकिन और भी यहाँ पर बेटर एक ऑप्शन दिया प्रोजेक्टेड। ओएचपी क्योंकि क्या होता है, ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है, तो इसको आप किससे जोड़ोगे, प्रोजेक्टेड एड से जोड़ोगे। और मोशन पिक्चर तो आपकी इसमें आपका ऑडियो विजुअल दोनों होता है, यानी ए वन के साथ आ रहा है आपका टू, ठीक है, वन के साथ टू आ रहा है, यानी ये बी सी डी तीनों में है। ओएचपी आपका प्रोजेक्टेड है, ओ एच पी यानी टू के साथ फोर, तो ये आपका सी वाला ऑप्शन है, सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट पे चलेंगे, व्हाट इज या आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो यहाँ पर स्टेटमेंट्स दी हैं और ऑप्शंस आपके यहाँ पे से आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर चेक करिए, गुड टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीचिंग एड्स कौन से अच्छे हैं ये आपसे पूछे। मटेरियल शुड हैव यूटिलिटेरियन वैल्यू, बिल्कुल सही, उसका उपयोग होना चाहिए, तो ये पहली स्टेटमेंट तो सही है। टीएलएम शुड बी लाइट वेट, सेफ एंड स्टर्डी, ये भी सही है, जो आपके टीएलएम है वो उस वजन में बहुत भारी बल्कि नहीं होनी चाहिए, सुरक्षित और मजबूत होनी चाहिए। फैमिलियरिटी ऑफ टीएलएम विच विल हेल्प टू इंट्रोड्यूस न्यू कॉन्सेप्ट, और बिल्कुल आप रिलेटेड होनी चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होनी चाहिए, ये नहीं है कि आपके कॉन्सेप्ट को वो आगे ही नहीं बढ़ा पा रही। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, ड्रामेटाइजेशन अफेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन्स। देखिए जो बच्चे की लर्निंग होती है वो तीन डोमेन्स में होती है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर, ठीक है।
अब यहाँ पर कॉग्निटिव का मतलब क्या है? संज्ञानात्मक, जहां बच्चा क्या करता है, अपने दिमाग का प्रयोग करता है, अपने संज्ञानात्मक क्षमताओं का प्रयोग करता है, समझेगा, याद करेगा, सीखेगा, ठीक है, थिंक करेगा, क्रिटिकली इवेल्युएट करेगा, ये सब कॉग्निटिव आपके डोमेन के अंतर्गत आता है। अफेक्टिव आपका किससे जुड़ा हुआ है? अफेक्टिव आपका जुड़ा है फीलिंग्स से, ठीक है, क्या महसूस कर रहा है बच्चा, क्या फील कर रहा है, वैल्यूज से, वो आपका अफेक्टिव डोमेन में आएगा। और साइकोमोटर डोमेन में क्या आता है आपका? आपके प्रैक्टिकल स्किल्स, जो आपका क्रियात्मक पक्ष होता है, बच्चा प्रैक्टिकली क्या क्या कर सकता है, वो मनोगत्यात्मक पक्ष में आपका आता है। इसी को पहले कोनेटिव कहा जाता था, पहले इसे क्या कहा जाता था? कोनेटिव यानी क्रियात्मक पक्ष कहा जाता था, आज इसे साइकोमोटर यानी मनोगत्यात्मक पक्ष कहा जाता है। तो यहाँ पर ड्रामेटाइजेशन पूछा है, यानी जो नाट्य रूपण होता है आपका, रोल प्ले भी जिसे हम कहते हैं, वो किन डोमेन्स को आपका टच करता है, अफेक्ट करता है? तो वो तीनों डोमेन्स को करेगा, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है, साइकोमोटर हो गया। कॉग्निटिव डोमेन का वहां पर क्योंकि अटेंटिव रहना है उसको, उसका भी प्रयोग हो रहा है। अफेक्टिव डोमेन क्योंकि इमोशंस बहुत सारे कन्वे हो जाते हैं ड्रामा में, तो ये तीनों को ही अफेक्ट करता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आंसर 4। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इफ अ टीचर आस्क स्टूडेंट टू डिजाइन अ सस्टेनेबल मॉड्यूल फॉर वेस्ट मैनेजमेंट फॉर द स्कूल कैंपस, दिस टास्क इज प्राइमरली एम्ड एट विच कॉग्निटिव लेवल ऑफ ब्लूम्स रिवाइज टेक्सोनॉमी। तो यदि कोई शिक्षक छात्रों से स्कूल परिसर के लिए अपशिष्ट प्रबंधन हेतु एक स्थायी मॉड्यूल डिजाइन करने को कहता है, तो आपके जो ब्लूम की संशोधित वर्गीकरण है उसमें संज्ञानात्मक स्तर को किसको ये लक्षित करता है? तो देखो, सबसे पहले तो आपको ब्लूम की टेक्सोनॉमी पता होनी चाहिए। तो देखिए, बीएस ब्लूम जो है आपके, इन्होंने आपके कॉग्निटिव डोमेन की हायरार्की दी है। तो मैंने जैसा आपको बताया था कि आपकी जो लर्निंग होती है 3 पक्षों में होती है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर, ठीक है, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक। उसमें से जो आपका संज्ञानात्मक पक्ष है उसकी हायरार्की बीएस ब्लूम ने दी है। और इन्होंने देखो 1956 में ये जो हायरार्की दी थी, इसमें इन्होंने क्या क्या चरण दिए थे कि सबसे पहले बच्चा जो है उसको आप नॉलेज दोगे, फिर बच्चा जो है अंडरस्टैंड करता है, कॉम्प्रिहेंशन होता है, उसके बाद उसको अनुप्रयोग यानी अप्लाई करेगा अपनी रियल सिचुएशंस में, फिर एनालिसिस की क्षमता उसके अंदर जागृत होती है, ठीक है, वो क्या कर सकता है? विश्लेषण कर सकता है, फिर संश्लेषण कर सकता है, और उसके बाद इवेल्युएट यानी कि क्या कर सकता है? मूल्यांकन कर सकता है। अब इसी का जो आपका रिवीजन था, इसको रिवाइज किया था एंडरसन ने। किसने रिवाइज किया था? एंडरसन ने रिवाइज किया था इसको 2001 में। और उन्होंने 2 चेंजेस किए थे। पहले तो यहाँ पर ये जो नाउन टर्म्स थे, ये सारे क्या है? नाउन टर्म्स है, इनको वर्ब में चेंज कर दिया था, क्रिया में, संज्ञा को क्रिया में कर दिया था। और दूसरा, ऊपर के जो 2 थे, इनको इन्होंने रिवर्स कर दिया था। तो देखो यहाँ पर नॉलेज क्या हो गया? रिमेंबर, ठीक है, नॉलेज मतलब याद करना, यहाँ पर ज्ञान की बात है तो यहाँ पर याद करना। कॉम्प्रिहेंशन मतलब अंडरस्टैंड यानी समझना। फिर एप्लीकेशन यानी अप्लाई, क्रियात्मक पक्ष पे आ गया ना वो। एनालिसिस, एनालाइज, सिंथेसिस और इवेल्युएशन को इन्होंने इंटरचेंज किया। सिंथेसिस ऊपर यानी क्रिएट कर दिया इन्होंने से, और इवेल्युएशन कहाँ चला गया? नीचे, जिसे उन्होंने इवेल्युएट किया। और एक चीज और ध्यान में रखेंगे, ये जो आपके नीचे के ये 3 होते हैं ना, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, ये आपके लो ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, लॉट्स होते हैं, लॉट्स, ठीक है, यानी आपके निम्न स्तर के कौशल होते हैं, ये निम्न स्तर के चिंतन कौशल। और यहाँ पर क्या है? हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, ये ऊपर के जो 3 हैं ये हॉट्स कहलाते हैं, यानी उच्च स्तर के चिंतन कौशल। अब यहाँ पर आपसे पूछा है कि एक टीचर ने जो वेस्ट मैनेजमेंट सस्टेनेबल मॉड्यूल डेवलप करने के लिए दिया है, तो ब्लूम की रिवाइज्ड टेक्सोनॉमी यानी एंडरसन वाली जो है आपका, उसके अनुसार ये क्या है आपका? ठीक है, किसमें आएगा ये? एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग, क्रिएटिंग या अप्लाइंग? तो ये आपका आएगा किसमें? ये आएगा आपका क्रिएटिंग में, ठीक है, कि कुछ ना कुछ बना रहे हैं ना, क्रिएट कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एप्लीकेशन लेवल इन ब्लूम्स टेक्सोनॉमी रेफर्स टू, ब्लूम के वर्गीकरण में अनुप्रयोग स्तर का अर्थ है रिमेम्बरिंग फैक्ट, अंडरस्टैंडिंग मीनिंग, यूजिंग नॉलेज इन न्यू सिचुएशन, जजिंग वैल्यू। अनुप्रयोग, अप्लाई करने का मतलब क्या है? जो ज्ञान आपने अर्जित किया है उसे आप नई सिचुएशन में अप्लाई करें, यूज करें। तो इसका आंसर होगा 3। और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच डोमेन एम्फेसाइजेस डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज एंड एटीट्यूड, कौन सा क्षेत्र मूल्य और दृष्टिकोण के विकास पर बल देता है? कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर या सोशल? तो इसमें आपका सही आंसर क्या रहेगा? आपका जो वैल्यूज और एटीट्यूड से रिलेटेड है वो है आपका अफेक्टिव डोमेन यानी भावात्मक पक्ष। जो आपके टीचिंग मेथड्स है, हमने बताया कि किस तरह के क्वेश्चंस जो है वहां पर बन सकते हैं, टीचिंग एड्स किस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और हमने ऑब्जेक्टिव्स की भी बात करी। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव्स में हमने जब कॉग्निटिव डोमेन की बात करी, ऐसे ही आपके जो हायरार्की होती है वो अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन की भी होती है। डिटेल वीडियो अगर आपको देखना है, चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर लेना, वहां पर डिटेल वीडियो भी मैंने अपलोड किया है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ये आपका आईसीटी मॉडल ऑफ टीचिंग से ही है। इन द एश्योर मॉडल द लेटर ए स्टैंड्स फॉर, ठीक है, जो ये एश्योर मॉडल है आपका टीचिंग का, आईसीटी का, ठीक है, आईसीटी मॉडल ऑफ इंस्ट्रक्शन डिजाइन है ये। तो ये इसमें ए क्या है? एनालाइज लर्नर्स, असेस रिसोर्सेज,
अप्लाई मेथड्स या अडेप्ट इंस्ट्रक्शन। ए है आपका एनालाइज लर्नर्स, ठीक है, लर्नर्स का एनालिसिस होता है। एक बार इसको हम देखते हुए भी चलते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर ये हमारा एश्योर मॉडल था। एश्योर क्या है? एक तरीके का एक्रोनेम है। मॉडल होता क्या है? आपको क्लासरूम में टीचिंग किस तरीके से करनी है, क्लासरूम में आप टीचिंग किस तरीके से करने वाले हो, उसके लिए कई सारे इस तरह के मॉडल्स तैयार कर दिए गए। मॉडल वैसे भी जनरल भी समझो ना क्या होता है। आपको अगर कोई मशीन तैयार करनी है तो आप उसका प्रोटोटाइप तैयार करते हो ना, बिल्कुल उसी तरीके से आपका क्या होता है, मॉडल होता है। तो मॉडल जो आपको एक्चुअली में क्लासरूम में फंक्शन करना है, आप कौन से मॉडल को फॉलो करते हो ये आप देखते हो। तो यहाँ पर एश्योर मॉडल जो है आपका आईसीटी मॉडल का मतलब क्या है? आईसीटी मॉडल का मतलब है कि आप जो भी टीचिंग करोगे उसमें आईसीटी का प्रयोग जरूर करोगे, किसी ना किसी आप इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कोई पीपीटी इस्तेमाल कर रहे हो वो आप जरूर करोगे, ठीक है। तो इसमें इन्होंने जो एश्योर मॉडल दिया था, एश्योर में जो ए है, ए का मतलब होता है एनालाइज लर्नर, ठीक है, लर्नर का एनालिसिस करना। लर्नर को एनालिसिस मतलब क्या करोगे? तो इसकी प्रीवियस नॉलेज कितनी है, उसका मानसिक स्तर कितना है, उसी के हिसाब से तो आप क्या कर सकते हो, आप उद्देश्य निर्धारित करोगे कि आपको किस तरीके से पढ़ाना है, ठीक है। तो ये आपका पूरा एश्योर मॉडल था। एस से क्या होता है? स्टेट, यानी कि अब आप ऑब्जेक्टिव्स यानी कि उद्देश्य निर्धारित करोगे। फिर होता है सेलेक्ट, एस फॉर सेलेक्ट, यानी आप चयन करोगे। किसका चयन करोगे? आपको टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो भी चाहिए, क्या कंटेंट पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, उसमें टीचिंग लर्निंग एड कौन सी यूज करोगे, ठीक है, किस प्रकार की आईसीटी यूज होगी, वो सब आप सेलेक्ट करोगे। फिर होता है यूटिलाइज। यूटिलाइज का मतलब होता है यहाँ टीचिंग कर रहे हो, अब आप क्लास में क्या कर रहे हो, टीचिंग कर रहे हो। मीडिया मटेरियल जो आपने अभी तक चयन किए था उसको अब आप क्या करोगे, यूज करोगे। फिर आप क्या करोगे, अब यहाँ पर जब आप पढ़ा रहे हो तो सिर्फ आपका बोलना नहीं होगा, यहाँ पर बच्चे को भी तो इन्वॉल्व करना है, तो लर्नर का पार्टिसिपेशन भी यहाँ पर रिक्वायर्ड है। और लास्ट में आप क्या करते हो, इवेल्युएट, यानी कि आप क्या करोगे, मूल्यांकन करोगे यहाँ पर, ठीक है। हर जगह आपका यही चलेगा, कोई भी मॉडल देख लो उसमें आपका प्लानिंग होगा, ठीक है, फिर आपका इम्प्लीमेंटेशन होगा और फिर आपका क्या होगा, इवेल्युएशन होगा। हर मॉडल ऐसे ही ब्रेकडाउन होगा, सब में यही चीज अप्लाई करने ना अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच मॉडल फोकसेस ऑन कंटिन्यूअस इवेल्युएशन एट एवरी स्टेज? कौन सा मॉडल हर चरण में निरंतर मूल्यांकन पर ध्यान देता है? एडी मॉडल, कैंप मॉडल, डिक एंड कैरी मॉडल या एश्योर मॉडल? इसमें हर स्टेप पे जो फीडबैक मिल रहा था, हर स्टेप पे जो है, यानी उस प्रोसेस को दोबारा फीडबैक के बेसिस पर दोहराया जाता है, ये आपका डिक एंड कैरी मॉडल है, ठीक है। ये देखो, ये डिक एंड कैरी मॉडल है। अच्छा, लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले कि डिक एंड कैरी मॉडल सर्कुलर मॉडल है, लीनियर मॉडल है, तो लीनियर मॉडल है, ठीक है, लीनियर मॉडल है, मतलब स्टेप्स एक बार ऐसे चलते हैं। लेकिन इसका एक बीच में जो प्रोसेस वाला स्टेप है उसमें लगातार क्या होता है, फीडबैक मिलता रहता है। जैसे कि यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर देखो आप गोल्स आइडेंटिफाई कर रहे हो, ठीक है, आपने इंस्ट्रक्शंस का एनालिसिस किया और आपने क्या किया, एंट्री बिहेवियर को भी एनालाइज किया, ठीक है। इसके बाद इन सब के बेसिस पर आपने क्या लिखे, परफॉर्मेंस के लिए ऑब्जेक्टिव्स लिखे। सबसे पहले क्या लिखे आपने, उद्देश्य निर्धारित किए। अब आपने क्या किया, आपने यहाँ पर प्लानिंग करी कि जब आप टेस्ट लोगे बच्चों का, हम प्लानिंग फेज में क्या करते हैं, इवैल्यूएशन टेक्निक्स भी आपकी कर लेते हैं ना डेवलप, तो वो आपने डेवलप किए। इंस्ट्रक्शन की स्ट्रेटेजी भी आपने डेवलप करी कि बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना है। फिर आपने सेलेक्ट किया मटेरियल कि आपको क्या मटेरियल लेकर पढ़ाना है, ठीक है। यहाँ स्ट्रेटेजी यानी टीचिंग मेथड वगैरह आ जाएंगे, शिक्षण विधि कौन सी इस्तेमाल करोगे, यहाँ आ जाएंगे टीएलएम, आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या यूज करोगे, ठीक है, आईसीटी क्या यूज करोगे। फिर आपने किया यहाँ पर क्या है, कंडक्ट फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। और फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है तो हमेशा किसके लिए होता है, चेक करने के लिए होता है, डायग्नोस करने के लिए होता है कि प्रोसेस सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। यहां तक देखो, ये जो आपका ये चला, ये यहाँ पर अभी तक आपकी क्या चल रही थी, प्लानिंग चल रही थी, यहां तक तो आप प्लानिंग और सिलेक्शन ही कर रहे थे ना। इसके बाद आपने जब फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन यहाँ पर किया, ठीक है, आपने चेक किया कि यहाँ पर बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसके बेसिस पर यहीं से आपका इंस्ट्रक्शन रिवीजन के लिए आपको फिर से वापस क्या मिल जाता है, फीडबैक मिल जाता है। अगर ये प्रोसेस यहाँ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के बाद आपको पता चला नहीं भाई, जो आप पढ़ाना चाह रहे हो बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, आपने टेस्ट लिया, बच्चों के मार्क्स कम आ रहे, तो आप फिर से कहोगे, फीडबैक गया कि भाई इंस्ट्रक्शंस को रिवाइज करो, अब दूसरे मेथड से पढ़ाना पड़ेगा, फिर से इसका जो इंस्ट्रक्शन मटेरियल है उसको फिर से एक बार इंप्रूव करो। फिर इसके बाद आप क्या करोगे, समेटिव, जब एक बार समझ लिया, आपको लगा, आप सेटिस्फाई हो गए कि हाँ अब प्रोसेस सही हो गया है, तो आपने समेटिव इवैल्यूएशन किया जिसमें आपने ये देखा कि बच्चे ने क्या सीखा है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, डिक एंड कैरी का मॉडल है, जहां पर ये जो मेन प्रोसेस चल रहा है टीचिंग लर्निंग का, यहां पर कंटिन्यूअस आपको क्या मिल रहा है, फीडबैक मिल रहा है, ठीक है।
जिसके बेसिस पर आप इस प्रोसेस को फिर से सुधार रहे हैं। वैसे लीनियर ही है ये, यहां पर से आपका स्टार्ट हुआ, यहां पर आपका एंड हुआ, वैसे लीनियर है, लेकिन बीच का एक प्रोसेस आपका ये सर्कुलर में चल रहा है, जिससे कि आप प्रोसेस को इंप्रूव कर सकते हो। अरेंज द स्टेप्स ऑफ एडी मॉडल इन प्रॉपर ऑर्डर, ठीक है। एनालाइज, डेवलप, डिजाइन, इंप्लीमेंट, इवेल्युएट। एडी मॉडल को आपको क्या करना है, प्रॉपर सीक्वेंस में लगाना है। तो ये है आपका एडी मॉडल। एडी मॉडल में आप क्या करते हो, एडी भी आपका एक्रोनेम है, जैसे हमने एश्योर मॉडल की बात की थी, एश्योर एक एक्रोनेम था, ऐसे ही एडी भी आपका क्या है, एक एक्रोनेम है। ए फॉर आपका स्टैंड करता है एनालाइज सिचुएशन, या फिर आप क्या कर रहे हो, एनालाइज द लर्नर। सीधे सीधे अगर आपको समझना है तो एनालाइज द लर्नर, आप लर्नर का क्या कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो। लर्नर कितना जानता है, उसकी प्रीवियस नॉलेज कितनी है, उसका मानसिक स्तर कितना है, उसी के हिसाब से तो आगे टीचिंग करनी है आपको, ठीक है। फिर डी से आता है डिजाइन। डिजाइन यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, और बच्चे के लिए लर्निंग एक्सपीरियंसेस कैसे रहेंगे वो आप डिजाइन करोगे। फिर आप करोगे डेवलप, ठीक है, इन चीजों को आप क्या करोगे आगे, या लर्निंग एक्सपीरियंस आपको क्या करना है, इस पे आप टीचिंग मेथड क्या यूज करोगे, वो सब आप इस तरीके से। यहाँ पर आपने कंटेंट वगैरह वो सब देखा। आप डिजाइन का मतलब क्या है, आपने कंटेंट आपका क्या होना चाहिए, ठीक है, किस तरीके के टीचिंग पॉइंट्स आप बनाओगे। इसके बाद हम चीजों को डेवलप करोगे, टीचिंग मेथड हो गए, आपकी टीचिंग लर्निंग एड आप कैसे यूज करोगे, ये होगा। फिर इम्प्लीमेंटेशन, यानी आप क्लासरूम में अब इसे आप पढ़ाओगे, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, क्लासरूम में पढ़ा रहे हो, और बाद में क्या कर रहे हो, इवेल्यूएशन कर रहे हो। तो ये आपका क्या है, एडी मॉडल। एडी मॉडल में क्या आया, इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले एनालाइज करेंगे, हर मॉडल में ऐसा ही चल रहा है, सबसे पहले आप क्या कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर हाँ एक चीज जो अलग थी वो ये कि यहाँ पर सिर्फ लर्नर का एनालिसिस नहीं होगा, टोटल जो आपके पास मटेरियल क्या क्या है पढ़ाने के लिए, ठीक है, आपके पास रिसोर्सेज क्या है पढ़ाने के लिए, ये सारी चीजों का एनालिसिस होगा। जो एश्योर मॉडल में सिर्फ लर्नर का एनालिसिस हो रहा था, एनालिसिस यहाँ पर जो होगा, यहाँ हर चीज का एनालिसिस होगा, ठीक है। जितने भी आपको रिक्वायर्ड है टीचिंग के लिए चीजें, वो सब एनालाइज आप यहाँ पर करोगे। फिर आप करोगे डिजाइन, उसके अकॉर्डिंग आपको टीचिंग लर्निंग किस तरीके से आगे ले जानी है, आप उसके लिए फिर मटेरियल जो भी आपके लिए रिक्वायर्ड है उसको डेवलप करोगे, फिर उसको इंप्लीमेंट करोगे, ठीक है, उसका क्रियान्वयन करोगे, और लास्ट में आप करोगे इवेल्युएट। इस तरीके से आपका ये स्टेप वाइज एडी मॉडल चलता है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। ये जो आपका 5E मॉडल है, इट इज प्राइमरली बेस्ड ऑन विच थ्योरी, ठीक है। 5E मॉडल जो है आपका, जिसमें आपके 5 ई आते हैं, ये कौन सी थ्योरी पर आधारित है, बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म या ह्यूमैनिज्म। तो देखो 5E में क्या क्या आते हैं। सबसे पहले आप बच्चे को क्या करते हो, एंगेज। क्या करते हो, एंगेज। एंगेज मतलब भाई आपको जो भी टॉपिक पढ़ाना है उसमें आप बच्चे की क्यूरियोसिटी जगाओगे। क्यूरियोसिटी जगाई, आपने बच्चे को क्या कर लिया, पार्टिसिपेट करवा लिया कि भाई देखो आज हम ये एक्टिविटी करने वाले हैं, इससे हम ये चीजें सीखेंगे। बच्चा आया और उस काम को करने में लग गया, यानी आपने उसको संलग्न कर लिया उस क्रिया में, उस एक्टिविटी में, उस लर्निंग प्रोसेस में। अब बच्चा आगे बढ़ेगा और खुद से चीजों को एक्सप्लोर करेगा। अब उस एक्टिविटी में क्या चल रहा है, कैसे होना है, क्या करना है, ये बच्चा खुद एक्सप्लोर कर रहा है। एक बार उसको चीज समझ में आ गई, उसने एक्सप्लोरेशन करके समझ लिया चीज को, तो वो अब उसे एक्सप्लेन कर सकता है, उसकी व्याख्या कर सकता है अपने शब्दों में। वो बता पाएगा कि उसने इस एक्टिविटी में किस प्रकार से क्या चीज की और क्या चीज वो सीखी। फिर वो उसको इलेबोरेट करेगा। इलेबोरेट का मतलब होता है विस्तार करना, यानी जो मैंने सीखा, ठीक है, जो भी लर्नर ने सीखा वो आगे चल के उसे और ज्यादा चीजों में यूज कर पाएगा। जैसे आपने ये देखा, बच्चे को सेल का कॉन्सेप्ट समझा दिया कि सेल या बैटरी से आप ये चीजें कर सकते हैं, इससे करंट जनरेट होती है, इससे ये चीज, इससे आपने कोई एक एक्टिविटी में सिखाया था कि इससे देखो ये चीज ऑपरेट हो गई। अब बच्चा इसी ज्ञान को यूज करके और भी कई चीजें मशीन्स में उसको यूज कर रहा है कि हाँ इससे तो मैं ये फैन भी रोटेट करवा सकता हूँ, तो इससे तो मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। तो वो ऐसे ऐसे करके वो और ज्यादा उसका विस्तार कर रहा है, ठीक है। फिर इवेल्युएट, लास्ट में क्या करते हैं हम, उसका मूल्यांकन। पहले बच्चे को एक्टिविटी में एंगेज किया, बच्चे ने खुद से एक्सप्लोर किया, उसने सीख गया, अगर उसे समझ में आ गया कॉन्सेप्ट तो वो एक्सप्लेन कर पाएगा, फिर उसको इलेबोरेट करेगा और फिर आप उसका इवैल्यूएशन करेंगे। अब ये स्टेप्स है आपके 5E मॉडल, ये है, बस इतना ही है। ये किस पर बेस्ड है, बिहेवियरिज्म पे, कॉग्निटिविज्म पे, कंस्ट्रक्टिविज्म पे, ह्यूमैनिज्म पे। अब ये आसान हो गया आपके लिए। कंस्ट्रक्टिविज्म सही है। देखो यहाँ पर मैंने जो भी बताया, बच्चा यहाँ खुद से एक्टिव है, एक बार आपने उसे एक्टिविटी में एंगेज किया, फिर वो खुद एक्सप्लोर कर रहा है। कंस्ट्रक्टिविज्म संरचनावाद यही कहता है कि बच्चा अपने खुद से जो है लर्निंग क्रिएट करेगा, ठीक है, खुद से कंस्ट्रक्ट करेगा, खुद एक्सप्लेन कर रहा है, खुद ही उसका विस्तार कर रहा है। तो ये सब क्या है, कंस्ट्रक्टिविज्म में ही आएगा, सी आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आई केयर मॉडल।
इन द IKEA मॉडल विच कंपोनेंट इंश्योर्स लर्नर ऑटोनॉमी एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन। IKEA मॉडल में कौन सा घटक शिक्षार्थी के आत्मनिर्देशन और आत्मचिंतन को बढ़ाता है? इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, रिफ्लेक्शन, एक्सटेंशन। रिफ्लेक्शन, चिंतन वाला जो लेवल है उसमें बच्चा खुद से रिफ्लेक्ट करता है, आत्मनिर्देशन। आई फॉर क्या है आपका? आई फॉर आपका रहता है इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन मतलब सबसे पहले आप टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे, बच्चे को आपने बताया, सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया, इंट्रोड्यूस करके इसके बाद आपने किया उसे बच्चे की प्रीवियस नॉलेज के साथ कनेक्ट, जो उसकी प्रीवियस नॉलेज है उसके साथ, पहले से बच्चे को पूर्व ज्ञान जितना है उसके साथ आपने उसे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब बच्चा जो है इससे समझ जाएगा, तो इसके बाद वो क्या कर पाएगा? इसका एप्लीकेशन, यानी कि आपने उससे कोई एक्टिविटी करवाई जिसमें वो इस ज्ञान को यूज कर पा रहा है। ठीक है, जिसमें इस ज्ञान को वो यूज कर रहा है, ये हो गया एप्लीकेशन। फिर आया इसमें यहाँ पर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब अब बच्चा जो है क्रिटिकली थिंक करके समझने की कोशिश करेगा, जो टॉपिक उसने पढ़ा, जिसको उसने अप्लाई किया, उसके बाद वो उसे अपने दिमाग में संगठित करता है, उसको समझने की कोशिश करता है, ऑर्गेनाइज करता है अपने दिमाग में। रिफ्लेक्शन आया। और उसके बाद आता है आपका एक्सटेंशन, मतलब अब वो बच्चा जो क्लास में जो भी चीज उसने सीखी है उसको रियल लाइफ में क्या कर पाएगा? वो और ज्यादा यूज कर पाएगा, यानी विस्तार कर पाएगा उसका। ठीक है, तो रियल लाइफ में इसे यूज करेगा। तो इसमें रिफ्लेक्शन जो है वो पार्ट क्या है आपका? जहां बच्चा आत्मचिंतन करके खुद से ये समझने की कोशिश करता है कि उसने क्या चीज सीखी है। क्वेश्चन नंबर 7 फिर से 5E मॉडल पर ही है। Which component of 5E model encourages application of knowledge to new situation? 5E मॉडल का कौन सा चरण नई परिस्थितियों में ज्ञान लागू करने पर केंद्रित है? इलेबोरेट, एक्सप्लोर, इवेल्युएट, एंगेज। 5E मॉडल अभी हमने पढ़ा था, तो उसमें नई परिस्थितियों में ज्ञान को कब लागू कर रहा है वो? ये देखो 5E था ना, सबसे पहले तो क्या कर रहा है? संलग्न कर रहा है उस एक्टिविटी में, यानी कि जो भी टॉपिक उसे पढ़ा रहे हैं, फिर खुद से उसको एक्सप्लोर कर रहा है, यानी कि उसी जो ज्ञान अभी या जो एक्टिविटी टीचर करा रही उसमें वो ढूंढ रहा है, फिर व्याख्या कर रहा है, फिर विस्तृत कर रहा है। इलेबोरेट या विस्तार का मतलब हुआ अब वो जो उसने सीखा था उसे नई सिचुएशन में भी यूज कर रहा है, नई सिचुएशन में यूज कर रहा है। इलेबोरेट में आएगा वो, इलेबोरेट में। ठीक है, इलेबोरेट। अब आपको क्या करना है? मॉडल्स को मैच करना है। ठीक है, कहां से क्या लिए गए हैं। यहाँ गैने का मॉडल है, एडी मॉडल है, एश्योर मॉडल है, आई केयर मॉडल है। देखो इस तरीके का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए, एक तो चीज इतनी इजी है ना जो आपने अभी पीपीटी पढ़ते पढ़ते अभी क्लास करते करते ही समझी है, उससे लगा लो, एक अगर मैच हो जाता है तो सारे मैच हो जाते हैं। एक तो अभी आई केयर मॉडल तो अभी हमने पढ़ा ना, आई केयर मॉडल का फुल फॉर्म यहाँ पे दे रखा है, बाकी सबके तो किसने कहा कौन सा दिया है वो दे रखा है। यहाँ पर देखो इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, एप्लीकेशन, रिफ्लेक्शन, एक्सटेंशन, डी के साथ 4 जा रहा है। अब यहाँ पे चेक किया तो डी के साथ 4 सिर्फ एक ही में, यहीं से आंसर बन गया आपका। बाकी नहीं भी पता तब भी आपको एक से तो पता चली गया। अब बाकी देख लेते हैं। ए के साथ 3 है, गैने का 9 इंस्ट्रक्शनल इवेंट हमने जो है वो कर रखा है। गैने का मॉडल जो है, गैने ने आपके लर्निंग के 8 स्टेप्स भी दिए हैं, इसको भी हमने लर्निंग में पढ़ा था। साथ ही साथ इन्होंने इंस्ट्रक्शंस देने का एक तरीका भी ढूंढा है कि 9 स्टेप्स इसमें होते हैं, और इनका कहना था अगर इन 9 स्टेप्स को फॉलो किया जाए क्लासरूम में तो बच्चा कभी भी लर्निंग को एस्केप नहीं कर सकता, मतलब लर्निंग होगी ही। ठीक है, फिर इसके बाद बी के साथ 1, एडी मॉडल के साथ आपका फ्लोरिडा से आया था, ये फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी का था। और एश्योर मॉडल का यहाँ पर आ रहा है कि टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन इन टीचिंग। ठीक है, यही बच गया इसके लिए। क्वेश्चन 9, अगर 5E मॉडल समझ गए हो तो इसको कर लोगे। एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलेबोरेट। ठीक है, यहाँ अप्लाइंग नॉलेज टू न्यू सिचुएशन, नई सिचुएशन में आप नॉलेज को प्रयोग कर रहे हो। असेसिंग अंडरस्टैंडिंग, यानी कि आप समझ को क्या कर रहे हो, उसको असेस करने की कोशिश कर रहे हो, उसका आकलन कर रहे हो। स्टिमुलेटिंग क्यूरियोसिटी एंड प्रायर नॉलेज, बच्चे के अंदर जिज्ञासा जगा रहे हो, उसकी प्रीवियस नॉलेज को चेक कर रहे हो। और हैंड्स ऑन एक्टिविटी, यानी कि समझ बढ़ाने के लिए एक्टिविटी कर रहे हो। आंसर क्या है? बी। एंगेज का मतलब क्या है? बच्चों की क्यूरियोसिटी, बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी जगाना, तभी बच्चा जो है एक्टिविटी में आपकी टीचिंग में इन्वॉल्व होगा। फिर आपका एक्सप्लोर क्या है? बच्चा गतिविधि करके, जो खोज करके, अन्वेषण करके उस टॉपिक को सीखेगा। सी का 2 है, असेसिंग अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अपनी समझ का आकलन करेगा। और इलेबोरेट का है 1, अप्लाइंग नॉलेज टू न्यू सिचुएशन। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे? इलेबोरेट, विस्तार करने का मतलब क्या होता है? जो सीखा हुआ ज्ञान है हम उसे नई सिचुएशन में भी अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। गैने 9 इवेंट इंश्योर स्ट्रक्चर्ड लर्निंग फ्रॉम अटेंशन टू रिटेंशन, कि गैने के जो 9 चरण है, ध्यान से लेकर अवधारण तक संरचित अधिगम सुनिश्चित करते। दे फॉलो अ कंस्ट्रक्टिव सीक्वेंस ऑफ लर्निंग, ये रचनावादी क्रम का पालन करते हैं। ए और आर दोनों ट्रू है, और आर ए को एक्सप्लेन करता है,
ए ट्रू है, आर फॉल्स है, ए फॉल्स है, आर ट्रू है, या दोनों फॉल्स है? देखो ए तो सही है, ये आपने सही देखा है, पर आर सही नहीं है। गेने का ये जो 9 इवेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, ये कंस्ट्रक्टिविस्ट सीक्वेंस पे नहीं, कॉग्निटिविज्म पे आधारित है। ठीक है, संज्ञानवाद पर, संरचनावाद पर नहीं, संज्ञानवाद पर, या कई जगह आपको व्यवहारवाद भी मिल जाएगा। व्यवहारवाद या संज्ञानवाद के ऊपर आधारित है। तो इसका सही आंसर बी है। ए ट्रू है लेकिन आर फॉल्स है, कंस्ट्रक्टिविज्म पे बेस्ड नहीं है ये। नेक्स्ट है आप, द एश्योर मॉडल इज टीचर सेंटर्ड, और रीजन है इट इंक्लूड्स लर्नर एनालिसिस एज द फर्स्ट स्टेप। बोथ ए एंड आर ट्रू, आर एक्सप्लेन्स ए, बोथ ट्रू, आर डज नॉट एक्सप्लेन ए फॉल्स, आर ट्रू, या बोथ फॉल्स? सी सही है, ए फॉल्स है और आर ट्रू है। एश्योर मॉडल टीचर सेंटर्ड नहीं है, ठीक है, और ये लर्नर एनालिसिस फर्स्ट स्टेप इंक्लूड करता है, ये बिल्कुल सही है। तो ए फॉल्स है लेकिन आर ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। असर्शन है यहाँ पर 5E मॉडल अलाउज लर्नर्स टू कंस्ट्रक्ट देयर ओन अंडरस्टैंडिंग। आर है बिकॉज द 5E मॉडल इज बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी। अब फिर वही है ऑप्शंस, बोथ ए और आर ट्रू, आर एक्सप्लेन्स ए, बोथ ट्रू बट आर डज नॉट एक्सप्लेन ए ट्रू आर फॉल्स, ए फॉल्स आर ट्रू। ए आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ टीचिंग मॉडल आर, शिक्षण मॉडल के घटक होते हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड सिंटेक्स, सोशल सिस्टम एंड इवैल्यूएशन, ऑल ऑफ द अबव। कंपोनेंट्स क्या होते हैं टीचिंग मॉडल के? टीचिंग मॉडल में क्या क्या चीजें आती हैं? एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स भी आएंगे, आपके उद्देश्य क्या होते हैं, सिंटेक्स मतलब संरचना, इस मॉडल की संरचना क्या होगी, सोशल सिस्टम का मतलब होता है टीचर का रोल क्या है यहाँ पर, चाइल्ड का क्या है, और इवैल्यूएशन कैसे होगा, ये सारी चीजें इसमें आती है। तो ऑल ऑफ द अबव होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अब जैसा कि मैंने कहा था ना, आपको क्या करना है, आपको बस खाली नाम ज्यादा याद रखने हैं कि कौन सा मॉडल किसने दिया है। तो यहाँ पर लिस्ट 1 में आपको क्या दिया हुआ है, आपको मॉडल्स दिए हैं, लिस्ट 2 में उनके प्रोपोनेंट्स दिए, तो इसको आपको मैच करना है। एक तरफ है इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल, डेवलपमेंट मॉडल, एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल एंड सोशल इंटरेक्शन मॉडल। दूसरा यहाँ है आसुबेल, जॉन डीवी, रिचर्ड शूमैन और जीन पियाजे, बी है। इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल आपका किससे रिलेटेड है? रिचर्ड शूमैन का दिया हुआ है। ठीक है, इंक्वायरी ट्रेनिंग मोस्टली ये आपका पूछताछ प्रशिक्षण मॉडल जो है इन्होंने दिया है। डेवलपमेंट मॉडल कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपका किसने दिया है? ये जीन पियाजे ने। एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल आपका आसुबेल का दिया हुआ है। और सोशल इंटरेक्शन से ही पता चल रहा है, जब हम सोसाइटी का रोल मेजरली कौन बताते हैं? जॉन डीवी, तो जॉन डीवी से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल में एक बार आपको मैं बता देती हूँ, आसुबेल ने ही आपका, अगर आपका क्वेश्चन कभी बन जाए कि मीनिंगफुल लर्निंग की बात कौन करता है, अर्थपूर्ण अधिगम की बात किसने की है? तो आसुबेल ने की है। ठीक है, मीनिंगफुल लर्निंग की बात ये आसुबेल कहते हैं। इनका मानना है कि भाई बच्चे के लिए अर्थपूर्ण अधिगम तब होगा जब वो उसे जो अपने प्रीवियस कॉन्सेप्ट है उनके साथ जोड़ पाएगा और रियल लाइफ के साथ भी उसे कनेक्ट कर पाएगा। तो मीनिंगफुल लर्निंग की बात ये करते हैं। और इनको ये देखते हैं, एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल का मतलब है कि टीचर को यहाँ पर क्या देखा गया, को यहाँ पर ऑर्गेनाइजर के रूप में देखा गया है, एक संगठक के रूप में। टीचर का काम क्या है कि बच्चे की प्रीवियस नॉलेज के अकॉर्डिंग जो नई नॉलेज उसे दी जा रही है उसको सही तरीके से संगठित करके बच्चे के सामने प्रेजेंट करना। टीचर का काम यहाँ पर इनके मॉडल में 2 चीजें इंपॉर्टेंट मानी गई हैं, ऑर्गेनाइज एंड प्रेजेंटेशन। जब तक प्रेजेंटेशन जो है बहुत ही सही ढंग से ऑर्गेनाइज फॉर्म में नहीं होगा, बच्चा उसे मीनिंगफुल लर्निंग नहीं कर पाएगा। तो टीचर का काम होता है कि बच्चे को पहले एक एडवांस लेवल की चीज, मतलब जो पढ़ाने वाले हैं उसको एक एडवांस लेवल की चीज से पहले उसके सामने ऑर्गेनाइज करे, उसके सामने प्रेजेंट करे। फिर इसके बाद जो रियल कंटेंट है, प्रीवियस नॉलेज से उसको जोड़े, फिर उसके रियल कंटेंट को उसके सामने सीक्वेंस में प्रेजेंट करे। ठीक है, तो ये क्या है आपका एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मॉडल्स ऑफ टीचिंग। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण मॉडल का कार्य नहीं है? पाठ्यक्रम की डिजाइनिंग, शिक्षण सामग्री का विकास और चयन, शिक्षण सीखने की स्थिति में शिक्षकों की गतिविधि का मार्गदर्शन करना, सामाजिक कौशल का चयन। आप इसमें एलिमिनेशन मेथड से भी जा सकते हो। कोई भी मॉडल ऑफ टीचिंग होगा तो उसमें करिकुलम कैसे डिजाइन करना ये तो आएगा, इंस्ट्रक्शन मटेरियल भी होगा, टीचर की एक्टिविटीज क्या होनी चाहिए किसी लर्निंग सिचुएशन में, इसको भी गाइड। मॉडल ऑफ टीचिंग में ये सारी चीजें आ जाएंगी। सोशल स्किल्स को सिलेक्ट करना नहीं होगा। सोशल स्किल्स जो है आपके, ये तो वैसे भी जब आप ग्रुप में एक्टिविटीज कराते हैं तो आप चूज थोड़ा ना करते हैं कि सोशल स्किल कौन कौन से यहाँ पर डेवलप करने ही, मतलब आप किसी बेसिक उसको लेके नहीं चलते, वो अपने आप बीच में डेवलप होते हैं। ठीक है, तो टीचिंग में क्या आएगा? 4th वाला इसका ऑप्शन है। बाकी सारी चीजें इसमें आएंगी
लेकिन फोर्थ नहीं आएगा। एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल वाज द रिजल्ट ऑफ एफर्ट्स ऑफ ब्रूस जोइस, डेविड आसुबेल, जॉन आसुबेल, जॉइस एंड वेल। बी है ये, ठीक है, डेविड आसुबेल, डेविड आसुबेल है। नेक्स्ट है आपका क्लासरूम इंटरैक्शन एनालिसिस, इंटरैक्शन मॉडल ऑफ टीचिंग वाज डेवलप्ड बाय पियाजे, हल, ब्रनर, नेड ए फ्लेंडर, नेड ए फ्लेंडर। नेक्स्ट है आपका इंडक्टिव मॉडल ऑफ टीचिंग वाज प्रोपाउंडेड बाय, शिक्षण का आगमनात्मक मॉडल किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? हिल्डा टाबा, ब्रनर, आसुबेल, ब्रूसवेल। इंडक्टिव मॉडल किसने किया है? हिल्डा टाबा ने। इनके मॉडल के बारे में भी आपको बता देते हैं। इंडक्टिव मॉडल तो है ही टीचिंग का, इन्होंने करिकुलम डेवलपमेंट के लिए भी अपना एक इंडक्टिव मॉडल दिया था। इनके लेवल को ग्रास रूट मॉडल भी कहा जाता है, ग्रास रूट, क्योंकि इन्होंने क्या कहा था, हम जैसे आजकल क्या होता है, अगर हमारा करिकुलम देखें या फिर आप करिकुलम वैसे स्कूल लेवल पे भी बनता है, लेकिन वैसे आपका जो सिलेबस करिकुलम डिसाइड होता है वो कौन करता है? फिर एनसीईआरटी ने एक अपना एपेक्स बॉडी अगर करिकुलम या सिलेबस तैयार कर रही है और उसके बाद सब स्कूलों में वो इंप्लीमेंट हो रहा है, इसे हम कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच। क्या कहते हैं हम? टॉप डाउन, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है। पहले ऊपर किसी बॉडी ने डिसाइड किया और बाद में वो नीचे सब जगह लागू हो रहा है। लेकिन हिल्डा टाबा जो बात करती हैं, ये कहती हैं कि हमें चलना चाहिए बॉटम अप अप्रोच पे। बॉटम अप अप्रोच का मतलब क्यों है कि हम ग्रास रूट लेवल से शुरू करें। भाई करिकुलम किसके लिए बनाना है? बच्चों के लिए बनाना है, तो तुम पहले बच्चों की नीड्स देखो, वहां पे जो रिसोर्सेज है उनको देखो और उसके हिसाब से आगे बढ़ के ऊपर की तरफ डिसाइड करो कि भाई क्या करिकुलम बनना चाहिए। तो इनकी बॉटम अप अप्रोच है, नीचे से ऊपर की तरफ जाओ, यानी ऊपर से कुछ भी सिलेबस डाल के उसे इंप्लीमेंट मत करो। पहले क्या करो, ये देख लो कि बच्चों की नीड्स क्या है, क्या उद्देश्य है, इन्हें क्या पढ़ाना चाहिए, कैसा कंटेंट इनके लिए होना चाहिए, और उसके बेसिस पे पूरा सिलेबस डेवलप करो, ठीक है। तो ये हिल्डा टाबा का मॉडल है। नेक्स्ट आएंगे फ्लेंडर इंटरैक्शन एनालिसिस एसोसिएटेड विद। फ्लेंडर का जो इंटरैक्शन विश्लेषण है किससे संबंधित है? वर्बल बिहेवियर से, नॉन वर्बल बिहेवियर से, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव। फ्लेंडर का जो इंटरैक्शन एनालिसिस था, इंटरैक्शन से ही पता चल रहा है हम किसकी बात कर रहे हैं, क्लासरूम में बात कर रहे हैं। तो क्लासरूम में इन्होंने जो बात करी ना, सिर्फ वर्बल बिहेवियर की ही करी है, ठीक है। हालांकि इनकी एक कैटेगरी है मौन, लेकिन वो उसमें उसको ज्यादा उन्होंने डिटेल वो नहीं किया है। तो ये वर्बल बिहेवियर के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ थ्योरीज ऑफ टीचिंग? फॉर्मल, डिस्क्रिप्टिव, नॉर्मेटिव, ऑल ऑफ द अबव। तीनों है। फॉर्मल थ्योरीज क्या होती हैं? जो किसी ना किसी प्रीवियस फिलोसफी से ली गई है, पहले से कुछ फिलोसफी चली आ रही है और उनसे ली गई है, ये आपकी फॉर्मल थ्योरीज है, ठीक है। औपचारिक सिद्धांत, जैसे आपकी सॉक्रेट्स के द्वारा क्वेश्चनिंग मेथड दिया गया था, वो आपकी फॉर्मल थ्योरी में आएगी। फिर डिस्क्रिप्टिव थ्योरीज आपकी कौन सी होती है? डिस्क्रिप्टिव थ्योरीज होती है, ये आपकी प्रिस्क्रिप्टिव टाइप की होती है, यानी कि ये क्या बता रहा है, ये एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस पे बता रहा है। एक्सपेरिमेंट्स, इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो एक क्लासरूम में इस तरीके से किया जा सकता है। ये रियल में नहीं हो रहा, ठीक है। ये सिर्फ क्या हो रहा है, एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर बता रहे हैं, प्रिस्क्राइब कर रहे हैं कि क्या चीजें होनी चाहिए, बस खाली विस्तृत रूप से ये बता दे रहे, वर्णात्मक। नॉर्मेटिव क्या होती है? जो नॉर्मल क्लासरूम सिचुएशन में चीजें चल रही हैं उसको ऑब्जर्व करके बनाई गई है। रियल में जो ऑब्जर्वेशंस हुए हैं उनके बेसिस पर अगर थ्योरीज डेवलप की गई है तो वो नॉर्मेटिव थ्योरी हो गई, ठीक है। आगे समझ में? फॉर्मल थ्योरी, औपचारिक सिद्धांत वो हुए जो किसी प्रीवियस फिलोसफी पर या कोई पुराने मेथड चले आ रहे उस पर बेस्ड है, तो वो फॉर्मल थ्योरी, औपचारिक सिद्धांत हो गए। डिस्क्रिप्टिव थ्योरी वो हुई जो एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर बताई जा रही है, मतलब विशेषज्ञों द्वारा। और नॉर्मेटिव थ्योरी वो हुई जो सही में रियल क्लासरूम में ऑब्जर्व करके डेवलप की गई, ठीक है। तो ये आपकी तीन टाइप की थ्योरीज होती है। इनको ना ऊपर ऊपर से ही पढ़ना। ये जो थ्योरीज और मॉडल है, ऊपर ऊपर से कहने का मतलब है इनके प्रोपोनेंट्स याद कर लिए, एक बेसिक आइडिया, जैसे मैंने आसुबेल के में बताया, इसमें टीचर को कैसे देख रहा है, वो ऑर्गेनाइजर के रूप में देख रहा है। हिल्डा टाबा के बारे में बताया, बस इतना याद करो कि बॉटम अप अप्रोच की बात करती है कि टीचर, वहां पर करिकुलम डेवलपमेंट किसके हाथ में होना चाहिए? टीचर के हाथ में होना चाहिए। टीचर ज्यादा कनेक्टेड रहता है स्टूडेंट से। अब बेसिक एक एक दो लाइन इनके बारे में पता होनी चाहिए। बहुत ज्यादा डिटेल क्वेश्चन यहाँ से पूछना मुश्किल है इनका, ठीक है।